तो मास्टर तो पहले मोटिवेटेड हो, मास्टर ही डिमोटिवेट हो जाता है। चलिए साहब, लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 12 में आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर डायनेमिक्स। सर्कुलर डायनेमिक्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम फील करेंगे, आपको बिल्कुल दिलाएंगे मोक्षा इन कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर डायनेमिक्स। सर्कुलर डायनेमिक्स पूरी अच्छी तरीके से आपको फील कराएंगे कि सर्कुलर डायनेमिक्स होता क्या है। सर्कुलर डायनेमिक्स होता क्या है? ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा फोर्स उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाता है। जैसे मान लो मुझे कुछ अभी मिला नहीं, पता नहीं स्ट्रिंग वगैरह, तो मैं ये रबर से एक बैटरी को बांध दिया। अब जब मैं इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, मैं इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूं। तो इस बैटरी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा वही गोल है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, है ना। एकदम ही जोरदार मजा आएगा, है ना, एकदम जोरदार मजा आ जाएगा। तो बताइए इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? बहुत बढ़िया जवाब दे रहे बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत बढ़िया। मोशन इन लिफ्ट, टेंशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब आप सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुन चुके हैं। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? होता क्या बताना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, कौन पढ़ाया बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स? कहां से पढ़ के आए हो? किसी ने पढ़ाया होगा ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाता है इसको। कौन घुमा रिया है सेंट्रीपिटल फोर्स? अच्छा, कहां पढ़ के आओ सेंट्रीपिटल फोर्स? पहले से पढ़ लिया, मतलब मेरे पढ़ाने से पहले ही पढ़ लेते हो तुम। वाह यार, चलो अच्छा है, मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तुम्हें, छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। ट्यूशन वाले सर ने पढ़ाया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स पता है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, पेंटिंग करते थे, पिकासो। नाम सुना है पिकासो का? हाँ सर सुना है। तो पिकासो के पास दो लोग गए पेंटिंग सीखने, दो लोग गए पिकासो के पास पेंटिंग सीखने। एक कहता है कि मुझे पेंटिंग सीखना है, बताओ कितने पैसे लोगे। तो पिकासो ने पूछा क्या आपने पहले कभी सीखा है पेंटिंग? तो हाँ मैंने पहले सीखा हुआ है, मुझे आता है, बहुत कुछ तो आता है, बस थोड़ा बहुत सीखना है। तो पिकासो ने बोला ठीक है, आपसे 10,000 रुपए लेंगे। बोला ठीक है, मैं 10,000 दे दूंगा। दूसरा इंसान आता है, बोलता है पिकासो साहब मुझे भी पेंटिंग सीखनी है। तो पिकासो ने पूछा कि आपने कहीं से पेंटिंग पहले सीखा हुआ है? तो वो कहता है नहीं नहीं, बेचारा घबरा के डरता हुआ कहता है कि यार वो तो पहले से सीख के आया है, उसको तो 10,000 में पूरा सिखा देंगे, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। उस बच्चे ने ईमानदारी से बता दिया पिकासो साहब को कि साहब मुझे कुछ नहीं आता पेंटिंग के बारे में, मैं जो सीखूंगा आपसे ही सीखूंगा। तो पिकासो साहब कहते अच्छा ठीक है, तो आपको लगेंगे 2,000 रुपए, और 2,000 में मैं आपको पूरी पेंटिंग सिखा दूंगा। आपको कुछ नहीं आता ना? वो कहते नहीं सर मुझे कुछ नहीं आता। तो 2,000 रुपए में मैं पूरी पेंटिंग आपको सिखा दूंगा। अब साहब जो पहले इंसान आया था, जो पहले से बहुत सारी पेंटिंग सीख चुका था, वो बिदक गया, लड़ गया पिकासो से। ये क्या मजाक बात है? आप बहुत बड़े महान पेंटर हो, समझ आता है, आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट आते हैं, समझ आता है, लेकिन आप जिस इंसान को पहले से आता है उसे सिखाने के लिए ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हो। और मुझे और इसको देखो जिसको कुछ नहीं आता, उससे सिर्फ 2,000 मांग रहे हो। ये पगला गए हो क्या? पगला गए हो क्या? जिसको कुछ नहीं आता उससे अब 2,000 रुपए में पूरी पेंटिंग सिखाओगे, और मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने, थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे बता दो ताकि मैं थोड़ा बहुत सीख जाऊं और मेरा काम हो जाए। मुझे बहुत कुछ आता है साहब, मुझे तो 100-200 रुपए में सिखा दो। पिकासो कहता नहीं, अगर मेरे से पेंटिंग सीखनी है तो 10,000 रुपए दो, पेंटिंग सीखो, नहीं तो उधर गेट है, पतली गली से निकल लो। आप मुझे बता सकते हैं
कि पिकासो ने ऐसा क्यों किया। लर्निंग एटीट्यूड इज अ रॉन्ग आंसर, लर्निंग एटीट्यूड इज अ रॉन्ग आंसर। बेइज्जती इज कमिंग, बेइज्जती ऑन द वे। नहीं बेटा, बेइज्जती की बात नहीं है। बताओ, मतलब रीजन बताओ। तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स बताया ना, मुझे अच्छा लगा। ऐसी बात नहीं मुझे खराब लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने नाम सुना है कम से कम। हाँ, एक बच्चा सही जवाब दे रहा। असल में पिकासो बड़े प्यार से कहता है कि वो अड़ गया कि नहीं, मुझे ये बताओ कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। जो पहले से सीख के आया है उससे आप 10,000 की डिमांड कर रहे हो, जो पहले से कुछ नहीं जानता उससे 2,000 की डिमांड करो, कंसेप्ट बताओ। तो पिकासो बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि अगर तुम्हें पेंटिंग आती होती तो तुम मेरे पास पढ़ने आते नहीं, है ना, सीखने आते नहीं। अब मैं जब तुम्हें सिखाने का कोशिश करूंगा तो मुझे तुम्हारे दिमाग के अंदर जो निगेटिव कंसेप्ट्स है, जो मिसकंसेप्शन है, जो रॉन्ग कंसेप्ट है, उसको मिटाना पड़ेगा। ये तो गलत बात है कि तुम एकदम निगेटिव में हो। अब मुझे पहले जीरो पे लाना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है उसको मिटाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाऊंगा। और इस बेचारे को कुछ नहीं आता, ये जीरो पे है, इसको सिखाना आसान है। इसको मैं जो सिखाऊंगा ये बेचारा चुपचाप सीखेगा, उसको अप्लाई करेगा और परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन तुम जो पहले से सीख के आए हो गलत चीज, पहले मुझे उसको तुम्हारे दिमाग से निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा साहब। तुम्हारे जो रॉन्ग कंसेप्ट्स है, मिसकंसेप्शन है, उसको गलत प्रूफ करने में, है ना, तुम्हारे मिसकंसेप्शन को रिमूव करने में, उसको करेक्ट करने में मुझे ज्यादा मेहनत लगेगा, तो पैसे तो ज्यादा चाहिए ना। बात तो ठीक है। तो वो ही हो तुम, सीखे सिखाए पढ़े लिखे बच्चे हो। तो मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, है ना, मुझे पहले तुम्हारे मिसकंसेप्शन दूर करने होते हैं। सिर्फ पढ़ाना होता तो बड़ा आसान है, मैं धीरे धीरे तुम्हें पढ़ा देता, तुम्हें समझ आ जाता, तुम भी खुश, मैं भी खुश, मेरा भी जीवन आसान, तुम्हारा भी जीवन आसान। तो साहब पहले तो मुझे तुम्हें निगेटिव से जीरो पे लाना होता है, समझना। वाई इट इज टफ, इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना। और स्पेशली तुम जैसे रामलाल टाइप बच्चे को, एकदम रामलाल टाइप बच्चे को पढ़ाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में होते हैं बहुत सारे मिसकंसेप्शन। तो साहब पहले उसको हटाना होता है, तुम्हारे दिमाग से कचरा साफ करना होता है। पहले बहुत सारे जो कचरा भरा हुआ है ना, उस कचरे को पकड़ पकड़ के घिस घिस के कचरा साफ करके हटाना होता है पहले, और फिर उसके बाद अंदर में कंसेप्ट डालना होता है। साहब ये मुश्किल है, लेकिन ये इस मुश्किल काम के लिए भी पैसे बहुत कम लग रहे हैं तुम्हारे। हाँ सर, सारी कहानी ठीक है, सब रिलेट हो गया, लेकिन पैसे वाली बात गलत हो गई, क्योंकि हम तो पैसे दे रहे हैं सिर्फ 4,000, और उसमें आपका काम पूरा है कि पहले हमारे दिमाग का कचरा साफ करो, पहले हमारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है उसको चमकाओ, और फिर उसमें कंसेप्ट डालो। लेकिन पैसा हम बहुत कम देंगे। बहुत बढ़िया। चलो, ये तो थैंक्स टू अलग सर, ये तो अलग सर की मेहनत है, और वो अभी की मेहनत नहीं है। इस काम को करने में भी उनको बहुत लंबा समय लगा, है ना, वो तो अलग सर की मेहनत है। सैल्यूट है उस इंसान को जो इस सिस्टम को यहां तक लाया है। सही बात है। चलिए पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम इतना तो समझ आया ना कि हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं, पहले आपके दिमाग के कचरा साफ करते हैं। चलिए देखिए, व्हाट इज सर्कुलर डायनामिक्स। सर्कुलर काइनेमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिकल पैरामीटर हम बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ चुके हैं। काइनेमेटिकल पैरामीटर हम बहुत ढंग से समझ चुके हैं। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, एंगल जिस रेट से ट्रेवल करता है वो होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें होता है सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है सर? v²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? v²/r होता है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन। उसको पढ़ने से पहले मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट है ऊपर वाला, ये देखिए, और दूसरा स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है, स्टेटमेंट 1 बोल देते ऊपर वाली को, नीचे वाली को बोल देते 2। पहले स्टेटमेंट 1 पढ़िए। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट है, हाउ फास्ट कांस्टेंट है,
ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन सीधा ही चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, उसकी स्पीड कम नहीं हो रही, तो स्ट्रेट लाइन पे अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताने, प्लीज बताइए, ट्रू एंड फॉल्स बताइए, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant speed on a straight line without any external force। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो साहब आप इसको काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से देख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के डायनेमिक्स के कंसेप्ट से भी देख सकते हैं। काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से कैसे? तो काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से ऐसे देख सकते हैं कि अगर बेटा स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी स्ट्रेट लाइन में फिक्स, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। और दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, स्पीड कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एंड इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कांस्टेंट फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? कांस्टेंट फोर्स लगना चाहिए। ओके सर, डन। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। इस बार ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। अभी भी स्पीड फिक्स है, स्पीड नहीं बदल रहा, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन पाथ कैसा है? सर्कुलर। तो नीचे वाली स्टेटमेंट बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? नीचे वाली स्टेटमेंट बताना आपको, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। उस पर भी एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? जीरो। क्या बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल सकता है? हां, बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट आराम से स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं चल पाता है। सर क्यों? क्योंकि अगर आप सर्कुलर पाथ को यहां पे ध्यान से देखें तो सर मान लो कि सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा, स्पीड कांस्टेंट है, मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है, कितनी रफ्तार चल रहा हो कांस्टेंट है ना, तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन सर डायरेक्शन देखो ना, हर इंस्टेंट पे बदल रही है। मान लीजिए कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना, तो डायरेक्शन बदलने के लिए तो कोई ना कोई एक्सीलरेशन चाहिए। हां, कोई ना कोई एक्सीलरेशन चाहिए, तो कौन सा एक्सीलरेशन होगा जो इसके डायरेक्शन को बदलता है? तो सर देखो, स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा जीरो, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्पीड को बदलता है। यहां पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सीलरेशन होगा जो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसी को हम कहते हैं एसी। और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है? तो m मास का ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है तो कंटिन्यूअसली उसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसके लिए एक्सीलरेशन चाहिए, और एक्सीलरेशन चाहिए तो फोर्स चाहिए। यह स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि m मास का ऑब्जेक्ट अगर a एक्सीलरेशन से चल रहा है तो उस पर फोर्स पक्का लग रहा होगा। बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल ही नहीं सकता। बहुत बेसिक और फंडामेंटल कारण है कि सर्कुलर पाथ पे चलने की वजह से डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो पक्की बात है उस पर फोर्स लग रहा होगा। अभी भी बच्चा कह रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, बेटा चोमू चुप हो जा और देख इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ऑब्जेक्ट का मास बताओ कितना है? सर m, और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बताओ कितना है? ac। इतना फोर्स उस पर लगना चाहिए, इतना फोर्स उस पर लगना चाहिए, और फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता है। हां सर, फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता है, मतलब जो भी फोर्स लग रहा होगा वो एक्सीलरेशन की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ लग रहा होगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और आगे एक्सीलरेटेड है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना? इसका मास है 2 kg और आगे कितना फोर्स से इतने एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो इसका मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या हम इसको फोर्स बोलेंगे? दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स? नो नो, नॉट अ फोर्स, नो, ये फोर्स नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट के पास फोर्स थोड़ी ना होता है।
अगर मान लीजिए कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है m और इसका एक्सीलरेशन है a, तो इतना मास इंटू एक्सीलरेशन, इतना फोर्स लगा रहा होगा कोई, इस ऑब्जेक्ट के बाद फोर्स थोड़ी ना होता है, तो m इंटू ए इज फोर्स। नो 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 नो, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। F बराबर m ए होता है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। इतना फोर्स का रिक्वायरमेंट है, इतना फोर्स लग रहा होगा। एम ए इज नॉट अ फोर्स, एम इंटू ए इज नॉट अ फोर्स। एम ए एक वैल्यू है, मास इंटू एक्सीलरेशन, जो फोर्स के बराबर होगी जो बाहर से किसी एजेंट ने इस पे लगाया होगा। कहीं पे मास m है और उसका एक्सीलरेशन दिया हो, तो m इंटू ए को सीधा फोर्स थोड़ी ना बोल दोगे, बोलोगे इतना फोर्स कोई इस पे लगा रहा होगा, इतना फोर्स इस पे कोई लगा रहा होगा इतने एक्सीलरेशन के लिए। बिल्कुल, एक बच्चा बहुत सही लिख रहा है, टू गेट एक्सीलरेशन। कौन है? हर्षिता शर्मा। बहुत बढ़िया बच्चा, तुमने बहुत बढ़िया बोला है ना। बहुत कम टाइम तुम मुझे खुश कर पाते हो, लेकिन तुमने सही बोला है कि सर इस m मास को इतना एक्सीलरेशन देने के लिए एम ए के बराबर कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना। और उस एक्सटर्नल एजेंट की जो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, इसके मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होना चाहिए। मास बताइए 2 और एक्सीलरेशन बोलिए 4, तो सर 8 न्यूटन का कोई फोर्स एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया होगा। कौन लगा सकता है? सर कोई ना कोई यहां पे लगाया होगा, कोई ना कोई लगाया होगा। क्या बिना फोर्स लगाए हो सकता है कि 2 kg का मास ए एक्सीलरेशन चल रहा होगा बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के? क्या कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के एक्सीलरेट हो जाएगा? नहीं सर, यह पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स कोई ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आ ही नहीं सकता। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आ ही नहीं सकता। तो यहां पे साहब हम लगाएंगे फोर्स और बोलेंगे इस फोर्स की वैल्यू एक्चुअल में एम ए के बराबर होगी, और ये आपका वही एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो एम ए के बराबर होगा। अच्छा, अब सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की मास हो गई m। हां सर, ऑब्जेक्ट की मास हो गई m और उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन हो गया ac। हां सर, तो ये मास इंटू एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है सर, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? तो AC बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं m v स्क्वायर बाई सॉरी AC की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बी आर। तो किसी इंस्टेंट पे ये फोर्स है या इस फोर्स की जरूरत है? दिस इज फोर्स और रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट इस एक्सीलरेशन से चल रहा है तो दिस इज फोर्स और रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। बताइए, मास इंटू एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, इतना फोर्स को इस पे लगा रहा होगा कि ये खुद फोर्स है। बता, m इंटू AC ये फोर्स है, मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है। हां सर, फोर्स होता है, लेकिन फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इतना फोर्स कोई लगा रहा होगा, ये एक रिक्वायरमेंट है। यस, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। कितना रिक्वायरमेंट है? ऑब्जेक्ट का मास m, एक्सीलरेशन ac, इतना रिक्वायरमेंट है सर। अब जो भी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, एक्चुअल में वो एक्सटर्नल फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है। अब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इस रिक्वायरमेंट को गलती से नाम दे दिया। इस रिक्वायरमेंट का नाम बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट। ये इसको नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। इस रिक्वायरमेंट को नाम क्यों दिया? m इंटू AC को एक स्पेशल नाम क्यों दिया? क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर है इसमें। क्या स्पेशल कैरेक्टर है? हर इंस्टेंट पे सेंटर की तरफ लग रहा होगा AC, तो जिधर एक्सीलरेशन उधर फोर्स। तो ये जो रिक्वायरमेंट हमेशा सेंटर की तरफ होना चाहिए, इसीलिए इस रिक्वायरमेंट का नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक रिक्वायरमेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, दिस इज अ नेम गिवन टू द रिक्वायरमेंट। अब धीरे धीरे समझ आएगा, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब समझ आ जाएगा ना तो तुम्हारे मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, सर मोक्ष मिल गया। सुन, और मैं कई तरीके से समझाऊंगा, अभी एक तरीका है, दूसरा तरीका दे। देन व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? डेफिनेशन समझना, इट इज नॉट अ फोर्स। भाई साहब लगे पड़े थे, कौन घुमा रहा? सेंट्रीपिटल। कौन घुमा रहा? सेंट्रीपिटल। ये फोर्स ही नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होता। तो क्या होता है सर? इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स।
कौन सा रिक्वायरमेंट? m इंटू ए सी, ए सी की वैल्यू वी स्क्वायर बी आर, एम बी स्क्वायर बी आर। एम बी स्क्वायर इज नॉट अ फोर्स, एम बी स्क्वायर बी आर इज नॉट अ फोर्स, इट इज a requirement. Mass into acceleration is nothing but a requirement to move the object on a circular path, which can fulfilled by, which can, अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, which can fulfilled by any real force, which can be fulfilled by, सही तो लिखा था यार, which can be fulfilled by any real force, which can be supplied by the any real force, जो एक्चुअल में कोई एक्सटर्नल रियल फोर्स उस पर लग रहा होगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हां अब सुनो, इस बैटरी को कौन घुमा रिया है? रस्सी घुमा रही है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो घुमा रहा, और टेंशन फोर्स की वजह से ये घूम रहा, टेंशन फोर्स ही इसको रिक्वायरमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है। तो एक्चुअल में इसको घुमा कौन रहा है? टेंशन फोर्स, और उस टेंशन फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल इन नेचर। वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा, इसलिए हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स घुमा रहा। एक्चुअल में इसको कौन घुमा रहा है? टेंशन फोर्स, which can be fulfilled by any real force, and that real force can be called centripetal force, centripetal force। मतलब उस टेंशन फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि उसने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को क्या करी है? पूरी करी है। आया समझ? थोड़ा कम फील आया, अब और आएगा, अब और आएगा। बाजीराव सिंघम मूवी देखी है क्या तुमने? बाजीराव सिंघम चलो दिखाते हैं। बाजीराव सिंघम देखिएगा, यूट्यूब पे बाजीराव सिंघम दिखाते हैं तुम्हें आज। चलो यूट्यूब पे बाजीराव सिंघम दिखाते हैं, चिंता नहीं करना, ऐसे ही अपन सिखा रहे हैं आपको। बाजीराव सिंघम कहां गया भाई? बाजीराव सिंघम, सिंघम आजा भाई। बाजीराव सिंघम तुम्हें दिखाते हैं, आओ। कोई भी मूवी दिखाएंगे। अरे क्या हो गया, भाग गया? अब बताओ ये कौन है? अरे नेटफ्लिक्स का ऐड क्यों दिखा रहा है यार? सर इसमें टीवी भी चलता है। ये क्या गया? ये कौन? ये तो सीआईडी आ गया यार। बाजीराव में सीआईडी कैसे आ गया? घबराने का नहीं, आओ ये रहे बाजीराव सिंघम। ये कौन है बताओ? बाजीराव सिंघम में ये कौन है साहब? ये कौन है? इसका नाम बताइए क्या है? सीआईडी में बाजीराव सिंघम में स्पेशल कोई एपिसोड आया होगा, कोई बात नहीं। इस आदमी का नाम बता दो बस मुझे, इस आदमी का नाम बताओ, कौन है ये? इस आदमी का नाम बताइए, कौन है ये? अजय देवगन है सर अच्छा, अजय देवगन, ठीक है। इस मूवी में इसका क्या नाम है? इस आदमी का इस मूवी में क्या नाम है बताओ? इस मूवी में इस आदमी का क्या नाम है? अजय देवगन नाम है क्या? अजय भी बकलो लो यार। इस मूवी में इस आदमी का नाम, एक्चुअल में तो नाम इसका अजय देवगन ही है, लेकिन इस मूवी में इसका क्या नाम है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है, बताइए प्लीज, इस मूवी में क्या नाम है? बाजीराव सिंघम नाम है सर, गुड। अब सुनना ध्यान से, सिंघम मूवी एक रिक्वायरमेंट है, मतलब सॉरी, सिंघम एक मूवी है और उस मूवी में एक हीरो की जरूरत है, मतलब हीरो की एक जरूरत है, मतलब हीरो की एक रिक्वायरमेंट है। सिंघम एक मूवी है और उसमें एक हीरो की रिक्वायरमेंट है, और जो भी उसका रोल प्ले करेगा सिंघम मूवी में जाके, उसको बाजीराव सिंघम कहा जाएगा। मान ले ये अजय देवगन नहीं होता इस मूवी में, इस मूवी में अमिताभ बच्चन होता, तो अमिताभ बच्चन का नाम इस मूवी में क्या होता? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अमिताभ बच्चन का नाम इस मूवी में क्या होता? बाजीराव सिंघम। शाहरुख खान होता इस मूवी में, तो इस शाहरुख खान का इस मूवी में नाम क्या होता? बाजीराव सिंघम।
मैं होता इस मूवी में, मान लो मुझे ऑफर आ गया कि एमआर सर आप बहुत हैंडसम दिखते हो, चलो एक काम करो, पढ़ाना लिखाना छोड़ो, कहां इसमें अपना कलम घस रहे हो, चलो आपको मूवी का ऑफर आया, सिंघम 3rd पार्ट आ रही साहब, सिंघम 3rd में एमआर को मौका मिला है हीरो का रोल प्ले करने का। अब तुम मुझे एमआर के नाम से जानते हो, लेकिन अगर मैं मूवी में एक्टिंग करूं, हीरो का रोल प्ले करूं, तो मुझे क्या बोला जाएगा सर? आपको बोला जाएगा बाजीराव सिंघम। मतलब सिंघम एक मूवी है, हां सिंघम एक मूवी है, उसमें एक हीरो की रिक्वायरमेंट है, जो भी उस रोल को प्ले करेगा उसको बाजीराव सिंघम कहा जाएगा। मतलब बाजीराव सिंघम इज नॉट अ हीरो, सुनना ध्यान से, बाजीराव सिंघम इज नॉट अ हीरो, इट इज अ रोल रिक्वायरमेंट, इट इज एन रोल और रिक्वायरमेंट। उसको जो भी फुलफिल करेगा, जो भी फुलफिल करेगा वो एक्चुअल में हीरो होगा। एक्चुअल में हीरो एमआर है, एक्चुअल में हीरो एमआर है। वो जाके उस मूवी में बाजीराव सिंघम का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए उसमें बाजीराव सिंघम उसको कहा जाएगा। मान ले तुम्हें ऑफर मिल गया, रामलाल साहब बैगन की शकल का रामलाल जा रहा इस मूवी में काम करने, तो उसको बाजीराव सिंघम कहा जाएगा, ठीक है ना। तो बाजीराव सिंघम एक्चुअल में क्या है? सिंघम एक मूवी है, उसमें एक हीरो का रोल है, जो भी एक्चुअल हीरो, जो भी एक्चुअल रियल हीरो, मैं रियल हीरो हूं और मेरे रियल हीरो का नाम है एमआर, मेरा एक्चुअल नेम है एमआर, मैं एमआर हूं, मेरा नाम एमआर है, मैं रियलिटी में हीरो हूं। लेकिन जब मैं इस मूवी में जाके बाजीराव सिंघम की जगह पे एक्टिंग करूंगा तो मुझे क्या बोला जाएगा? सर आपका नाम बाजीराव सिंघम होगा मूवी में। इसका यह मतलब नहीं कि जब मैं बाहर घूम रहा हूं तो बोले ओए बाजीराव सिंघम इधर आ, नहीं, मुझे एमआर ही बोलोगे। तो फील करो कि सर्कुलर मोशन एक मूवी है, अब आएगा मजा। क्या फील करना है सर? सर्कुलर मोशन एक मूवी है, अच्छा उस मूवी में रिक्वायरमेंट है एक फोर्स की, जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा दे। उस फोर्स का वैल्यू होना चाहिए m इंटू AC mv² के बराबर, और उसको नाम दिया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, सिंघम कोई हीरो नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, सिंघम कोई हीरो नहीं है, सिंघम एक कैरेक्टर है, एक रिक्वायरमेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक कैरेक्टर है, एक रिक्वायरमेंट है। जो भी रियल हीरो जाके इस सिंघम का रोल प्ले करेगा उसको हम बोलेंगे बाजीराव सिंघम। जो भी रियल फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा उसको हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन एक्चुअल में वो रियल फोर्स है। मतलब इसको कौन घुमा रहा सर्कुलर पाथ पे? सर इसको टेंशन घुमा रहा, इसी टेंशन को हम नाम दे देंगे सिर्फ और सिर्फ यहां पे सेंट्रीपिटल। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी टेंशन लग रहा होगा तो उसको हम सेंट्रीपिटल बोल देंगे, लेकिन यहां पे अगर टेंशन फोर्स सर्कुलर पाथ में घुमाएगा तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। सर सन को इलिप्टिकल बोल दो या नियरली सर्कुलर पाथ बोल दो, अर्थ को सर्कुलर पाथ में कौन सा फोर्स घुमा रहा है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप बोलेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलेंगे आप ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आई अच्छे से? क्या आपको जोरदार फील आया? कहां आपको डैश बनाया गया कहां आपको डैश बना गया? क्या इसका फील आ गया? चलिए अब अपन चलते हैं पुराने स्क्रीन की तरफ। तो बताइए फील आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? बहुत ही गर्दा विजुअलाइजेशन, एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन। हां वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो दैट रियल फोर्स कैन बी फुल दैट रियल फोर्स कैन बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो रिक्वायरमेंट कोई रियल फोर्स ही पूरा करेगा। देखिए फिर से देखिए, ये सेंटर और ये स्ट्रिंग को एम मास के ऑब्जेक्ट से अटैच किया, इसको सर्कुलर पाथ में हम घुमा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इसका मास m है और v वेलोसिटी चल रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन एक्ट होगा, तो मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर ये टेंशन होगा। क्या होगा? ये स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगा वही m इंटू AC का रोल प्ले करेगा, तो T बराबर हम बोल देंगे mv²/r। समझ आया? मजा आ गया सर। तो अब बताओ कौन सा फोर्स घुमा रहा? बोल, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? बताओ।
तो तुम्हारा क्या बना था 9th क्लास में, बताओ 9th क्लास में क्या बना था तुम्हारा, ट्यूशन में क्या बना था तुम्हारा? कोई बात नहीं, बन जाता बेटा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपको सही चीजें समझा दी गई है, ठीक है, आपका जो कुछ भी बनाओ लेकिन अभी सही चीजें समझा दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर लेकिन एक फोर्स का नाम हमने और सुना है सर, वो सेंटर के बाहर लगता है और उसका नाम हमने सुना है सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखो मान लो यहां पे ये कल्लू बैठा है, कल्लू कहां बैठता है बताओ? रेस्ट में बैठता है सर, जहां भी रहे वो रेस्ट में रहता है। तो ये कल्लू है ग्राउंड पे और इस कल्लू को ऑब्जेक्ट दिख रहा सर्कुलर पाथ में। तो कल्लू इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कोई ना कोई एक फोर्स ढूंढेगा और उस फोर्स को ही कल्लू क्या कह देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन कल्लू बहुत देर से बाहर बैठा, कल्लू कहां बैठा? बहुत देर से बाहर बैठा और कल्लू कह रहा है कि सर 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 हम ना इसमें बड़ा बढ़िया नचा रहे हो, आप मुझे इसी पे बिठा दो ना। लेकिन मैं कल्लू को इस पे नहीं बिठाऊंगा, मैं किसको बिठाऊंगा? रामलाल को। मान लो कि रामलाल को मैंने इस ऑब्जेक्ट पे बिठा दिया, तो क्या होगा सर? देखिए क्या होगा। मान लो कि मैं रामलाल को लेके इस ऑब्जेक्ट पे बिठा दिया, तो सर ये आपका ऑब्जेक्ट है मास, कहां? ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये सेंटर से फिक्स था, हां इसमें टेंशन पीछे लग रहा, स्ट्रिंग अगर कनेक्टेड होगा तो कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे की डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है सर, कॉन्टैक्ट से अवे एक टेंशन फोर्स लग रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है v स्पीड से, यहां पे मैंने रामलाल को बिठा दिया, वाह सर ये है तेरा RL, नथिंग बट अ ब्यूटीफुल रामलाल, है ना, बैगन के शकल का रामलाल, ब्यूटीफुल। अब ये जो रामलाल है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो रामलाल जहां पे बैठा है वो एक्सिलरेटेड है कि रेस्ट में है? रामलाल जहां पे बैठा है वो एक्सिलरेटेड है कि रेस्ट में, बताओ? हाँ बस बस तेज बनना शुरू कर दिया ना, गधा नहीं, जितना पूछ रहा हूं वो बता। रामलाल जहां पे बैठा है वो रेस्ट में है या एक्सिलरेटेड है? मतलब रामलाल खुद कैसा है, एक इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है रामलाल? तो रामलाल जहां पे बैठा वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा था एक्चुअल में ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ था AC। अगर उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ था तो सर रामलाल का भी एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ हो गया, तो रामलाल एक एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा। रामलाल इज अ नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड फ्रेम, नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड फ्रेम। रामलाल इज अ नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड फ्रेम, क्योंकि वो जहां बैठा है वो चीज एक्सीलरेटेड थी, जहां पे बैठा वो चीज क्या थी? एक्चुअल में एक्सीलरेटेड थी। तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है, तो रामलाल का भी एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट का FBD बनाएगा रामलाल, FBD ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो रामलाल बोलेगा कि सर देखो यहां पे ऐसा है कि मैं लगाऊंगा एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्यों लगाएगा स्यूडो फोर्स? सर क्योंकि मैं खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेटेड फ्रेम हूं, तो अपने एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगाऊंगा। एक्सीलरेशन मेरा सेंटर की तरफ है, तो अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लगाऊंगा MAC, ठीक है। और टेंशन फोर्स तो अंदर लग रहा हो तो मैं देख ही रहा हूं, टेंशन फोर्स अंदर लग रहा, ये T। और ऑब्जेक्ट रामलाल के रिस्पेक्ट में कैसा होगा? रेस्ट में, क्योंकि जहां रामलाल FBD बना रहा उसी को देख रहा, तो सर रेस्ट में, रेस्ट में फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो अगर mg लगाया भाई तो mg वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा बेटा, mg का रोल x एक्सिस में नहीं होगा, तो इसको मिटा दे, हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो x एक्सिस में जितना अंदर की तरफ टेंशन लग रहा होगा उतना ही MAC लग रहा होगा, और AC की वैल्यू हम लिखेंगे mv²/r, ये रहा। तो ये कौन सा फोर्स है? ये एक्चुअल में MAC एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सॉरी सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, स्यूडो फोर्स है, इसी को हम नाम दे देते हैं सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि सेंटर से अवे लग रहा है इसलिए हम इसको बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या एक्चुअल में ये फोर्स लग रहा है? नहीं, लेकिन रामलाल के रिस्पेक्ट में हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो जाएगा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स होता है? नहीं, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। अगेन
It is not a real force. Centrifugal force is not a real force. It is a pseudo force with respect to circular accelerated frame. Circular accelerated frame में अगर कोई बैठा हो, एक्सिलरेटेड फ्रेम में बैठा हो, तो एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। उस स्यूडो फोर्स का नाम हम अलग से देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उस स्यूडो फोर्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि हमेशा सेंटर से बाहर लगेगा, लेकिन वो है स्यूडो फोर्स। वो क्या है? स्यूडो फोर्स। वो क्या है? स्यूडो फोर्स है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कोई फोर्स नहीं होता, नहीं। अब बच्चा ये टॉपिक पढ़ने के बाद जीवन भर कंफ्यूज रहता है। सर किस लिए कंफ्यूज रहता है? वो जीवन भर इस बात से कंफ्यूज रहता है कि वो दो फोर्स पढ़ता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। और मास्टर कभी सेंट्रीपिटल फोर्स से सवाल सॉल्व करता है, कभी सेंट्रीफ्यूगल से सवाल सॉल्व करता है, और वो उसका जीवन कंफ्यूजन में निकल जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन क्या आपको ये फील आया कि ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? दोनों में से कोई एक्चुअल में फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है, फोर्स यहां पे तो टेंशन नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, और अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो आप फोर्स की रिक्वायरमेंट ढूंढेंगे। और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ कब दिखाई देगा? जब आप बाहर से बैठ के देखेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपको सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। सर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, रेस्ट में देगा, तो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती नहीं। यहां पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। कहां है? कई सारे रामलाल टाइप बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको तो ऐसा समझ आ रहा कि अंदर सेंट्रीपिटल बाहर सेंट्रीफ्यूगल। गलत समझ में आ रहा। यहां पे सेंट्रीपिटल जैसी कोई फोर्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिख रहा। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कहां दिख रहा जो सेंट्रीपिटल लगेगा? ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में दिख रहा। ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में दिख रहा, और रेस्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट पे किसी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं होती। किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो एक सवाल मैंने लिखा है, कैन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस ईच अदर? ये स्टेटमेंट को आपको बताना है, यस और नो में जवाब देना है। नो, यस। कैन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस ईच अदर? है ना? तो यस और नो थोड़ा सोच के बेटा, आई एम रिक्वेस्टिंग सोच के जवाब देना। कैन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस ईच अदर? कैन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस ईच अदर? यस यस यस, वाह वाह वाह, यस। कई बच्चे कह रहे हैं यस, कई बच्चे कह रहे हैं नो, लेकिन यस वालों की संख्या ज्यादा है, नो वालों की संख्या थोड़ी कम है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, समझदार लोग थोड़ा कम ही संख्या में होते हैं, है ना? रामलाल टाइप, चोमू टाइप लोग ज्यादा होते हैं, समझदार तो थोड़े कम ही संख्या में होते हैं ना बेटा, समझदार थोड़े कम ही संख्या में होते हैं। तो अगर ज्यादातर लोगों की जवाब यस है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप रामलाल है। चलो दूसरा सवाल पूछता है, कैन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स on a body
साइमल्टेनियसली लिख दो या ऐसे लिख दो, कैन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ सेम टाइम। ये ज्यादा आसान है समझने में, एट अ सेम टाइम। अब बताइए इस सवाल का जवाब यस होगा और नो। नए सवाल का जवाब बताइए यस और नो, यस और नो। बताइए इस सवाल का जवाब बताइए यस और नो। इस नए सवाल का जवाब बताइए, कैन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लग सकते हैं? इस बार भी ज्यादातर बच्चों का जवाब है यस। कुछ बच्चों का जवाब लेकिन नो है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। चलो देखते हैं। एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत कब पड़ती है? जब आप ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में चलता हुआ देख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का मास m और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऑब्जेक्ट का मास m और एक्सीलरेशन v²br, इतना फोर्स लगना चाहिए और इतना फोर्स टेंशन लगा रहा है। ये ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे तब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखाई देगा, तो इतना टेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाऊं जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था रामलाल बनके, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट मुझे सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब ये ऑब्जेक्ट मुझे सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही नहीं। लेकिन चूंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ इंसान है, ये इसको रेस्ट में दिख रहा है। कैसा देख रहा है? कहां देख रहा है? रेस्ट में। तो इस पे नेट फोर्स 0 करना है इसको बस। इस यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगता है जब तुम ग्राउंड से बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ देखते हो। जब आप ग्राउंड पे बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ देखते हो तब आप ढूंढते हो सेंट्रीपिटल। तब क्या ढूंढते हो आप? सेंट्रीपिटल। तो कौन सी फोर्स चाहिए होती है आपको? सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसी पे तुम बैठ गए, लेकिन ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसी पे तुम बैठ गए, अगर तुम उस पे बैठ गए तो तुम्हें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिख ही नहीं रहा, तो तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगाना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी ही नहीं। और जब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो तुम लगाओगे ही नहीं। यहां पे आंसर आएगा नो। अरे गधा, सुन मेरी बात सुन भाई साहब, गजब ही हो तुम। एक ही बार में तुम ग्राउंड पे और ऑब्जेक्ट पे दोनों जगह हो सकते हो क्या एक ही टाइम पे? बता, चल ये बता तू, चल ये बता मेरे लाल, ये बता, क्या तुम एक ही टाइम पे दोनों जगह हो सकते हो? क्या हो गया साउंड? क्या तुम एक ही टाइम पे दो जगह पे हो सकते हो, ग्राउंड पे और ऑब्जेक्ट पे? हाँ या ना में जवाब दो। इस सवाल का जवाब 100% ना है। बहुत बढ़िया। अबे रामलाल, अगर तुम एक ही टाइम पे दो जगह पे नहीं हो सकते हो तो एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे और रेस्ट पे दोनों देख सकते हो क्या? क्या तुम एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे भी देख सकते हो और रेस्ट में भी देख सकते हो? क्या दोनों टाइम पे, सॉरी, क्या एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर पाथ पे भी और रेस्ट में भी देख सकते हो? हाँ या ना? नहीं। तो जब आप एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ रेस्ट पे नहीं देख सकते हो तो आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही टाइम पे कैसे लगाओगे? अगर आप बाहर बैठे होगे तो लगाओगे सेंट्रीपिटल की जरूरत पड़ेगी, और अगर ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल की जरूरत पड़ेगी। मतलब इसका जवाब है नो। आप एक ही टाइम पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही टाइम पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अप्लाई नहीं कर सकते। जब एक ही टाइम पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ही नहीं तो कैंसल कैसे होगा? जवाब इसका भी होगा नो। अब बताइए कितने लोगों को यह फील आया? बताइए प्लीज, कितने लोगों को यह फील आया? कितने लोगों को यह जोरदार समझ आया कि यस सर, अब समझ आ गया
कि एक्चुअल में सेंट्रीपिटल तब लगाएंगे जब हम ग्राउंड पे होंगे। सेंट्रीपिटल कौन लगाएगा? सेंट्रीपिटल साहब कलुआ लगाएगा जो ग्राउंड पे होगा। सेंट्रीपिटल कलुआ लगाएगा, सेंट्रीपिटल कलुआ लगाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रामललवा लगाएगा। रामललवा जब ऑब्जेक्ट पे होगा तो सेंट्रीफ्यूगल लगाएगा, और कलुआ जब बाहर होगा तो सेंट्रीपिटल लगाएगा। क्या यह जोरदार समझ आया कि नहीं आया बता दो। सेंट्रीपिटल कौन लगाएगा? कलुआ लगाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगाएगा? रामललवा लगाएगा। रामललवा अगर ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ जाए तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे देखेगा, और रामलाल खुद एक्सिलरेटेड हो जाएगा, इसलिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर कलुआ देख रहा ऑब्जेक्ट को तो कलुआ बाहर बैठा है तो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे देखेगा, तो उसको रेस्ट में देखेगा। साहब कितने गलत होते हो यार तुम, कितने गलत होते हो। गलत की लिमिट पार कर दी तुमने साहब, गलत होने की लिमिट क्रॉस कर दी। मैं तो मन करता है कि पढ़ाना ना छोड़ के कहीं चला जाऊं मैं पहाड़ों पे और संन्यास ले लूं, साधु महात्मा बन जाऊं, गरीबों की सेवा करूं और बढ़िया वहां पे योगा योगा करूं और ध्यान लगाऊं भगवान की, जीवन ऐसे कट जाए। इतने गलत कैसे हो सकते हो यार। चल अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ लास्ट फाइनल, कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कलुआ ज्यादा बेहतर से सॉल्व कर सकता है ग्राउंड पे बैठ के, या रामलाल ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकता है? कलुआ ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकता है या रामलाल? कलुआ ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकता है या रामलाल? बताओ। बेकार बनाएंगे मैंने। कौन ज्यादा अच्छे सॉल्व कर सकता है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? रीजन बताइए। रामलाल आपका जवाब सही, लेकिन रीजन बताइए, रीजन बताइए प्लीज। क्यों, क्या खास बात है रामलाल में जो आप रामलाल के रिस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व करना चाहेंगे? क्या खास बात है रामलाल में जो रामलाल के रिस्पेक्ट में आप सवाल सॉल्व करना चाहेंगे? क्या क्या बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? तो सबसे पहले हम सवाल सॉल्व करेंगे कल्लू के रिस्पेक्ट में। मान लो एक ऑब्जेक्ट v स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा, सर्कुलर पाथ पे चल रहा, सर्कुलर पाथ का रेडियस r और इस v स्पीड से चल रहा है ना, ये सर्कुलर पाथ है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ। कल्लू के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लगेंगे? तो बेटा ध्यान से सुनना, एकदम फील करा दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है कि कांटेक्ट पॉइंट से अबे ऊपर लगेगा एक टेंशन, कांटेक्ट पॉइंट से अबे ऊपर लगेगा एक टेंशन, सर टेंशन फोर्स ऊपर और mg फोर्स नीचे। ठीक है, दो ही फोर्स लगेगा कल्लू के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे बैठा बेचारा देख रहा है। नीचे लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऊपर लगाएगा टेंशन t। ठीक बात है बेटा? यस। ये मान लो कोई पॉइंट है ए पे, तो एट ए, पहले ए की बात करते हैं। एट ए पॉइंट पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा t, और ऑब्जेक्ट v स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा। तो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए कल्लू क्या स्यूडो फोर्स लगाएगा? कल्लू क्या स्यूडो फोर्स लगाएगा? नहीं सर, कल्लुआ स्यूडो फोर्स नहीं लगाता। कल्लुआ ग्राउंड पे बैठा है, ये कल्लू है, देख यहां पे कल्लू है। कल्लुआ स्यूडो फोर्स नहीं लगाता। कल्लुआ तो बस ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उस पे नेट फोर्स लगना चाहिए mv²/r, इतना नेट फोर्स लगना चाहिए सेंटर की तरफ। और अभी इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं सर? दो फोर्स, एक mg ऊपर t। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ बताओ? अगर कोई ऑब्जेक्ट इतने मास और इतने एक्सीलरेशन से घूम रहा तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ? सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ बताओ? सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ बताइए प्लीज। ये लाइट ज्यादा ठीक लग रही कि पहले ठीक था? सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा? t माइनस mg, है ना, ऊपर t और नीचे mg। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा तो उसको इतना एक्सीलरेशन इनटू मास चाहिए, तो वो बोलेगा इतना फोर्स उसको चाहिए, तो बोलेगा t माइनस mg।
तो इस ए पॉइंट के टेंशन को टीए बोल देते हैं, तो बोलेगा ये टीए माइनस एम जी, तो टीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। ये आपका टेंशन की वैल्यू वहां पे आ जाएगा। 100% फील आया कि नहीं आया? 100% फील आया कि नहीं आया? हां सर ये फील आ गया। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, रामलाल अगर होता तो क्या कहता? रामलाल अगर होता तो क्या कहता? रामलाल क्या करता? यहां पे बैठ जाता। रामलाल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। अब ऐसा मत सोचना सर अगर रामलाल बैठ जाएगा तो सर इस पे बहुत भारी पड़ जाएगा। रामलाल का मास है 0। रामलाल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। रामलाल क्या है? एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। बहुत बढ़िया, रामलाल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो रामलाल कितना फोर्स लगाएगा? सर रामलाल कहेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। हम एक ही बात कर रहे हैं, एट ए। तो एट ए ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा सर? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट साहब रेस्ट पे है, उस पे नीचे फोर्स लग रहा है एमजी और ऊपर फोर्स लग रहा टीए। ठीक है, अब रामलाल एक स्यूडो फोर्स और लगाएगा। रामलाल स्यूडो फोर्स एक और लगाएगा। किधर लगाएगा? किधर लगाएगा बताइए? रामलाल स्यूडो फोर्स किधर लगाएगा? तो सर रामलाल स्यूडो फोर्स खुद के एक्सीलरेशन ऊपर है, उसके नीचे मतलब सेंटर से बाहर की तरफ लगाएगा, नीचे लगाएगा। एम बी स्क्वायर बी आर। अब रामलाल इस ऑब्जेक्ट को कहां देख रहा? रेस्ट पे। रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल ओनली। रामलाल के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ रेस्ट में रह सकता है। तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर फोर्स बताइए टीए, ऊपर फोर्स बताइए, है ना, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? 0। ऊपर फोर्स टीए और नीचे फोर्स एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, है ना। जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। अब सोच के बताओ कि जितना रामलाल टेंशन बताया उतना ही टेंशन कलुआ ने बताया। तो कलुआ सही कि रामलाल सही? सही कौन है? कलुआ सही कि रामलाल सही? सारे लाइट बंद कर दूं, है ना। आंख वैसे भी ऑनलाइन में आने के बाद ये स्ट्रेस इतना पड़ता है ना, पेन करता है बेटा। रोज 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे पढ़ाने के बाद लाइट ही बंद कर दो सब। बहुत सही दिख रहा हूं मैं? बहुत ही जोरदार, बहुत सही। बोर्ड बढ़िया दिख रहा होगा बस तुम्हें। चलो, दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। क्यों सही है सर? आंसर तो दोनों का सेम आ रहा है। अब इजी किससे था निकालना? इजी किससे था? फील करो, इजी किससे था? सर इजी तो रामलाल के रिस्पेक्ट में था यार। रामलाल तो कुछ नहीं है, बहुत सीधा है। रामलाल कितना आसान काम करता है कि रामलाल क्या बोला कि उधर टी, ऊपर टी, नीचे एम जी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर, नीचे एम बी स्क्वायर बी आर। जितना ऊपर उतना नीचे, डन करो। जितना ऊपर उतना नीचे, डन करो, काम खत्म। जितना ऊपर उतना नीचे, डन करो। कौन आसानी से सॉल्व कर पाया? अभी तुम कहने के लिए कह सकते हो सर दोनों आसान था, लेकिन तुम्हें एक्चुअल में फील नहीं आया। तुम्हें एक्चुअल में अभी और फील आएगा जब सवाल आगे सॉल्व करोगे। रामलाल इज अ इंटेलिजेंट वन। सर रामलाल कभी चोमू बन जाता है? कहा रामलाल कभी इंटेलिजेंट बन सकता है? ये रामलाल की क्वालिटी है। रामलाल के रिस्पेक्ट में बेटा इजी हुआ। रामलाल के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? इजी हुआ। रामलाल के रिस्पेक्ट में इजी हुआ। ठीक है, रामलाल के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? इजी हुआ। चलो, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां देखें बी पे, है ना, ये स्ट्रिंग बंधा है। अगर कलुआ देखेगा इस ऑब्जेक्ट को तो कलुआ कौन कौन सा फोर्स लगाएगा? सर कलुआ टेंशन नीचे लगाएगा, हां। और कलुआ क्या करेगा कि एक फोर्स और बोलेगा। सर कलुआ कौन सा फोर्स बोलेगा? बोलेगा एमजी भी नीचे लग रहा। कॉन्टैक्ट पॉइंट से टेंशन भी नीचे और कॉन्टैक्ट पॉइंट से एमजी भी नीचे लगेगा, तो एमजी भी नीचे लगाएगा। ये दोनों फोर्स कौन लगाएगा? सर ये कलुआ लगाएगा, टेंशन टीबी और नीचे एमजी। तो अगर आप बी पॉइंट की बात करें, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो नीचे ही टीबी। बेटा पढ़ने आया कि मजे लेने आया तू? लाइट ऑफ करके पढ़ाओ सर, प्लीज एक बार लाइट ऑफ करके पढ़ाओ। ऑफलाइन में अपन लाइट ऑफ करके ही पढ़ाते हैं, वहां पे दिन में लाइट होता है, लेकिन यहां पे तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। भाई साहब ले ले, अब ठीक है, बोर्ड दिख रहा बढ़िया से एकदम। चल बता,
यहां पे नीचे mg और नीचे tb दिख रहा, बोर्ड दिख रहा अच्छे से, मुझे तो नहीं लग रहा बोर्ड दिख रहा होगा तुम्हें। नीचे tb और नीचे ही mg, तो नीचे फोर्स लग रहा तुम्हारा tb सेंटर की तरफ और नीचे ही फोर्स लग रहा तुम्हारा mg, और ये दोनों मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है साहब? तो अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से घूम रहा था तो mv²br, तो आप लिखेंगे सर ये आ जाएगा mv²br। इतने मास इंटू एक्सीलरेशन की जरूरत है, इतनी मास और एक्सीलरेशन की जरूरत है। ये मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स नीचे लग रहा होगा, और ये दोनों मिलके एक्चुअल में देखो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना हुआ, आप इसको क्या बोलेंगे? नेट फोर्स सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स की जरूरत है वो इतनी है mv²br। क्या है? mv²br। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो लगना चाहिए, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगना चाहिए, ये कलवा जो देख के बताएगा, वो बताएगा कि नेट सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो टीवी प्लस mg लगना चाहिए। तो ये टीवी प्लस mg बराबर mv²br। mv²br इज नॉट अ फोर्स, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये मास है, ये एक्सीलरेशन है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है, और ये दोनों मिलकर इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा। अगर मैं टेंशन की वैल्यू पूछूं तो टेंशन हो जाएगा mv²r माइनस mg। बुझाया? हां। अगर मैं बोलूं कि रामलाल तू यहां पे बैठ जा, चल तू यहां पे बैठ जा और तू सॉल्व करके दिखा, मुझे ना इस कलुआ पे भरोसा नहीं, वो गलत भी कर देता है, तू सॉल्व करके दिखा। तो बताओ एट बी पॉइंट अगर रामलाल सवाल को सॉल्व करता, तो रामलाल बोलता कि सर नीचे लग रहा mg, नीचे लग रहा tb। बताओ रामलाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगाएगा? क्योंकि रामलाल को ये ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है? रेस्ट में। रामलाल एक एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के बाहर लगाएगा, क्योंकि रामलाल एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया, रामलाल इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देख रहा, तो ऊपर लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, और बोलेगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी रहेगा जब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो रामलाल बोलेगा नीचे का फोर्स Tb और नीचे का फोर्स mg बराबर ऊपर का फोर्स mv²r। सही कौन है? सही दोनों है। लेकिन इजिली विजुअलाइज कौन करा के दिखाया? इजिली विजुअलाइज करा के कौन दिखाया? तो इजिली विजुअलाइज करा के दिखाया रामलाल। इजिली कौन विजुअलाइज करा के दिखाया? रामलाल। अब लाइट ऑन कर दूं? ऑन द लाइट। अब आ गए औकात पे? ऑन द लाइट। मजे लेने होते तुम्हें, ले तुम्हें लगता है कि बिना लाइट के कैसे होगा? मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी समझ रहा हूं, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी को समझ रहा था। सर बिना लाइट के कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, देख लिया। बिना लाइट के कैसा दिखेगा? देख लिया। चलो बताओ, क्या तुम्हें ये दोनों चीजें समझ आई? हां या ना बताओ, क्या ये दोनों चीजें समझ आई? क्या तुम्हें दोनों चीजें समझ आई? बताओ। अब कौन इजी है देखना, जो तू इस यहां से डायनेमिक्स देखना पड़ेगा। तो कलुआ क्या देखता है? डायनेमिक्स। कलुआ क्या देखता है? डायनामिक्स। कलुआ ऑब्जेक्ट को घूमता हुआ देखेगा। कलुआ कैसा देखेगा? घूमता हुआ। कलुआ क्या देखेगा? डायनेमिक्स। और रामलाल क्या देखेगा? स्टैटिक्स। स्टैटिक। रामलाल क्या देखेगा? स्टैटिक। और कलुआ क्या देखेगा? डायनेमिक्स। व्हाट विच मेथड इज इजी वन? विच मेथड इज इजी वन, डायनेमिक्स या स्टैटिक? सर स्टैटिक वाला आसान होता है, नेट फोर्स जीरो कर दो बस। डायनेमिक्स वाला मुश्किल होता है। स्टैटिक वाला आसान होता है, डायनेमिक्स वाला मुश्किल होता है। स्टैटिक वाला आसान होता है, डायनेमिक्स वाला मुश्किल होता है। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि तू भी बोल रहा है ऐसा? सिर्फ मैं ही ऐसा बोल रहा हूं कि तू भी ऐसा बोल रहा? मैं ही ऐसा बोल रहा हूं कि तू भी ऐसा बोल रहा? अरे यार क्यों तंग कर रहे हो? मान ही नहीं रहा। डायनेमिक्स या स्टैटिक? यस 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 यस, बहुत ही बढ़िया। अच्छा तुम कभी वहां गए हो? कहां सर? तुम कहीं मत जाओ, कहीं मत जाना बेटा। अगर तुम कहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम कहीं शहर वहर में चले गए ना, तो लोग पकड़ के तुम्हें उसमें रख देंगे म्यूजियम में, कि ऐसे शकल का इंसान कहां होता है भैया। ये तो मतलब तुम न्यूज़पेपर में आ जाओगे। अपने घर से, अपने गांव से बाहर मत निकलना। और गलती से किसी तुम शहर में चले गए ना, तो वहां पे तुम्हारे
तुम्हें दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट या फिर बड़े शहर में चले गए तो वहां पे गवर्नमेंट तुम्हें पकड़ के ना म्यूजियम में रखवा देगी और लोग तुम्हें आएंगे देखने कि भाई साहब ऐसे शक्ल का इंसान भारत में कहां पाया जाता है। तो कभी बाहर मत निकलना तू, चल देख इधर। अपने गांव में तुमने क्या ब्रेकर देखा है? रोड पे ब्रेकर बना होता है बहुत बढ़िया, मजाक नहीं कर रहा हूं, कभी घर से बाहर मत निकलना। म्यूजियम में रखवा देंगे म्यूजियम में रखवा देंगे तुम्हें भाई साहब, टिकट लगे तुम्हें देखने का, अमीर बन जाओगे। लेकिन यार तुम, मजाक नहीं कर रहा, कहां लगे पड़े हो पढ़ने लिखने के चक्कर में। ये अमीर बनने का एक जोरदार नुस्खा बता दिया तुम्हें। कुछ मत करो, अपने गांव से है ना झोला उठाओ और किसी भी शहर में चले जाओ और जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है ना उसके आसपास 2-4 चक्कर लगाओ। जैसे तुम गवर्नमेंट ऑफिस या पुलिस स्टेशन के आसपास 2-4 चक्कर लगाओगे वैसे ही तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और इज्जत से किसी म्यूजियम में तुम्हें रखा जाएगा और वहां पे लोग तुम्हें देखने के पैसे देके आएंगे कि भाई साहब ऐसे शक्ल के इंसान इंडिया में कहां पाए जाते होंगे, है ना। तुम न्यूज़पेपर में आओगे, टीवी में आओगे और इसका तुम्हें भी रेवेन्यू मिलेगा। ऑफ कोर्स जो टिकट के पैसे आएंगे तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। चलो थोड़ा फिजिक्स सीख लेते हैं फटाफट। तो होता क्या है कि गांव में तुमने देखा होगा, तो गांव में मान लो कि रोड जा रही, सीधा सीधा रोड जा रही, तुम अपने साइकिल से जा रहे और अचानक से ब्रेकर आ जाता है। ऐसा अचानक से ऐसा ब्रेकर आ जाता है। ब्रेकर, रोड ब्रेकर जो बनाते हैं, क्या रोड ब्रेकर ऐसा बनाते हैं? क्या ऐसा रोड ब्रेकर होता है क्या? अचानक से रोड ब्रेकर साहब ऐसा आ गया, गड्ढे जैसा वहां पे बना दिया ब्रेकर के लिए। नहीं सर, ब्रेकर ऐसा नहीं बनाते, ब्रेकर तो ऐसा बनाते ब्रेकर तो ऐसा बनाते हैं। मान लो ये है तुम्हारा स्ट्रेट पाथ, इसको बोल देता हूं मैं ए। ये डिप हो गया, इसको बोल देता हूं मैं बी, और ये तुम्हारा बोलता हूं सी। बताओ तो ब्रेकर कैसा होता है? बी जैसा है, सी जैसा? बताओ तो गांव में ब्रेकर कैसा बनाते हैं? और चल रास्ता मान ले सीधा जा रहा था, फिर डिप हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे करके यहां पे पहुंच गया। ए बी सी डी। ब्रेकर कैसा बनाते हैं? बी जैसा। हाँ मैंने बोला ही था तेरा गांव अजूबा है, तेरा गांव अजूबा है। सर कहीं कहीं तो बी जैसा भी होता है। हाँ तो वो तुम्हारे गांव में ही होता है। दिमाग से पैदल विद्यार्थी, देख इधर, साफ ही दिमाग से पैदल हो गए। तुम्हारे गांव के ठेकेदार भी दिमाग से पैदल है। गांव में ठेकेदार ने रोड बनाया और साफ ब्रेकर ऐसे लगा दिए, दिन दिना दिन, चलो कैसे चलोगे? ऐसे गड्ढे जैसे ब्रेकर लगा दिए। तो अगर गड्ढे जैसे ब्रेकर लगा देना तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे स्पीड बढ़ा देना एकदम। कहीं कहीं बने होते हैं गड्ढे जैसे ब्रेकर भी बने होते हैं साहब। तो अगर गलती से कहीं गड्ढे जैसे ब्रेकर बने हो ना तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, स्पीड कम मत करना, वहां पे स्पीड और बढ़ा देना और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो सवाल अब करते हैं हम फटाफट, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। देखो ये तुम्हारी कार है, चल मेरा कार तुम उधार लेके गए, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, बेचारा गरीब हो तुम ये कार लेके चले 20 स्पीड से। अब कार को लगातार लेके जाए जा रहे हो, कार को तुम लेके यहां पहुंचे, कार को लेके यहां पहुंचे, है ना, कार को लेके फिर यहां पहुंचे। अब तुम्हारी कार तो है नहीं, EMR की कार तुमने उधार ली। अब साहब उधार की चीज का तो हम भरपूर ही उपयोग करते हैं, जीवन ही उधार में चल रहा है। कार को तुम ऐसे रास्ते पे ले गए जहां पे रास्ता गड्ढा में जा रहा, ऊपर जा रहा, ऐसे जा रहा, फिर कार को तुम लेके यहां पहुंच गए साहब। फिर कार को लेके कहां पहुंच गए तुम? यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए कार को लेके। अब साहब तुम कार को लेके भगाया जा रहे हो एकदम 20 स्पीड से, है ना, 20 स्पीड से। देखो 20 स्पीड से, 20 स्पीड से, 20 स्पीड से कार को लेके भगा जा रहा है। कार और तुम्हारा मिला के नेट मास m है कार और तुम्हारा मिला के नेट मास m है। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि किसके रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक ही चॉइस है, सर रामलाल। रामलाल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसका मास 0 है, उसको कार के छत पे बिठा दो। रामलाल को कार के छत पे बिठा दो, रामलाल को कार की छत पे बिठा दो। चलो साहब, रामलाल बैठ गया कार की छत पे। रामलाल कहां बैठ गया? कार की छत पे बैठ गया। ही इज रामलाल, ही इज रामलाल, नथिंग बट रामलाल। अब रामलाल को मैंने बोल दिया कि फटाफट चल कार का FBT बनाओ।
FBD ऑफ कार एट अ डिफरेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, ठीक है ना। FBD ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, FBD ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो सबसे पहले रामलाल कार का FBD बनाएगा यहां पे, बताओ कितने फोर्स लगाएगा ए पर, ए पर कितने फोर्स लगाएगा, चल फटाफट बताओ। आपकी कार गिरगिट है, रंग बदलती है, मेरी कार ना इंपोर्टेड है, गिरगिट नहीं है। मतलब कर दिए ना कर दिए ना, अपनी औकात वाली बात कर दी। रंग बदलने का मतलब तुम्हें यही समझ में आएगा गिरगिट। अबे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना महंगा हो गया है, बाहर से मंगाया मैंने, फॉरेन से, युगांडा से मंगाया मैंने अपनी कार, है ना, थोड़ी थोड़ी टाइम बाद वो रंग बदलती है। भैया पैसे लगे इसमें, करोड़ रुपए लगा के ये कार मंगाए जो हर थोड़े टाइम में कलर बदल देती है अपना। ये बेटा टेक्नोलॉजी का कमाल है, तुम्हें नहीं पता चलेगा अभी। तुम्हारे लिए रंग बदलना मतलब गिरगिट। तब कर दी ना अपनी औकात वाली बात भाई साहब। चल इधर एक, अगर रामलाल इस कार का FBD बनाएगा तो इस पर कितने फोर्स लगाएगा, तो कई बच्चा कह रहा है 3। अब एक गजोधर स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ पे भी तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल लगा देगा क्या भाई साहब। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर ग्राउंड के वजह से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल, तो ए पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट पे जितना नॉर्मल ऊपर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और फोर्स इस पे नहीं होगा, क्योंकि रामलाल को ये ऑब्जेक्ट कार कहां दिख रहा है, रेस्ट में। ये बनेगा इसका FBD। 3 फोर्स कहां से आ जाएंगे भाई, 3 फोर्स कहां से आ जाएंगे, 2 फोर्स लगेगा। अब हम आते हैं बी पे। यहां पे रामलाल जब इस कार का FBD बनाएगा तो कितने फोर्स लगाएगा। सर बी पे तो मजे आएंगे, रामलाल तो सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ महसूस करेगा अपने आप को, और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर देखो कहां है, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले रामलाल अपना शौक पूरा करेगा सेंट्रीफ्यूगल लगा के नीचे की तरफ, और mg भी लगाएगा नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, नीचे की तरफ। फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हाँ बेटा एक बात बता, कितना थप्पड़ खाएगा बता, कितना बोल, पहले खा ले और फिर बताऊंगा। पहले अपने आप को थप्पड़ मार, 2-4 थप्पड़ मारना, मार, खींच के मार 2-4, फिर मैं बताऊंगा। अगर तू नहीं मारेगा तुम्हें कसम है अपने आप को, जिसने फ्रिक्शन का नाम लिया है उसको कसम है, अपने आप को थप्पड़ मार, फिर मैं बताऊंगा। नहीं तो मैं नहीं बता रहा, मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ भी। पहले बोल कि हाँ सर आपकी कसम मैंने पूरी कर ली, मैंने अपने आप को कूट लिया बढ़िया से, थप्पड़ मार लिया सर। अब बता दो, बी पॉइंट पे ऊपर वाले ग्राउंड की वजह से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर और ग्राउंड पे नीचे, तो देखो NB, दिस NB इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन NB की वैल्यू mg प्लस mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगी। ठीक है, लो अल्टीमेट तरीका ढूंढा है डाउट बताने का, ऑनलाइन में डाउट बताने का एकदम अल्टीमेट तरीका ढूंढा है। जिसको भी डाउट आ रहा और गलत डाउट है तो अपने आप को पहले एक थप्पड़ मारो और फिर पूछो। मार लिया लेकिन धीरे से, हाँ तो मैं धीरे से बताता हूं, ज्यादा जान लगा नहीं बताऊंगा, है ना। अगली बार जोर से मारूंगा, चलो पहली बार था तो धीरे से भी चलेगा। सुन मेरी बात, ये फ्रिक्शन लगेगा भी तो किस डायरेक्शन में लगेगा सर, फ्रिक्शन लगेगा तो हॉरिजॉन्टल में लगेगा। और मैं यहां पे जब FBD बना रहा हूं तो मैंने ऊपर और नीचे वाला फोर्स दिखा, और मैं कह रहा हूं वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल जो लगेगा भी वो कहां लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। सर हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं देख रहे हो, मुझे तो बस ये देखना है कि नॉर्मल कितना है डिफरेंट पॉइंट पे, पहली बात। दूसरी बात एक और बोलता हूं, चुप रहा और बोलता हूं, जब किसी फोर्स के बारे में ना बताया, जब सरफेस के बारे में ना बताया गया हो रफ है या स्मूथ है, तो आपको स्मूथ ही एज्यूम करना है। अगर रफ बताया गया होता तब आप उसको रफ मानते। सर फोड़ दिया, हमें कह रहे सर फोड़ लिए हम, अब बता दो हमको। हाँ सर फोड़ लिया तो सुन, अब सुन, जब भी तुम्हें सरफेस का नेचर ना बताया जाए तब उसको स्मूथ ही मान के काम करना। चलो अब हम आते हैं सी पॉइंट पे। ये भाई साहब सी पॉइंट, यहां धीरे से लिखा है सी पॉइंट। अब सी पॉइंट पे अगर तुम इस कार का FBD बनाओ रामलाल के रिस्पेक्ट में, तो mg कहां लगा सर, mg तो हमेशा नीचे लगता है। नॉर्मल देखो बेटा अच्छे समझो, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, नॉर्मल हमेशा कार पे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, नॉर्मल नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे। तो मैं कार का FBD बना रहा हूं, ये क्या है कार, तो ऊपर की तरफ यहां पे नॉर्मल लगेगा mc, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा ये बताइए।
दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगेगा। कैसे भाई? हां सर देखो ये सर्कुलर पाथ है, सर्कल सेंटर से बाहर की तरफ, सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ, तो ऊपर लगेगा mb²/r। अब बेटा अगर यहां पे नॉर्मल की वैल्यू पूछूं तो एनसी बराबर क्या लिखोगे, mg माइनस mb²/r। ठीक है, अब इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, Na, Nb और Nc को, तो सबसे ज्यादा नॉर्मल बी पे लग रहा, उससे कम नॉर्मल लगा है ए पे, और सबसे कम नॉर्मल लगा है सी पे, है ना। इस कंपेयर हम इन्हीं तीन को कर सकते हैं, है ना, जो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा, इन्हीं तीन को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि ब्रेकर ऐसा इसीलिए नहीं बनाते हैं कि अगर ऐसा ब्रेकर बना दिया और तुमने स्पीड बढ़ाया तो जितना स्पीड बढ़ाओगे नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा मतलब जमीन से चिपक के चलोगे, जमीन से चिपक के चलोगे तो क्या दिक्कत है, मजे करो, गिरने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। अरे भाई कब इंसान गिर जाता है, जब कांटेक्ट छूट जाता है, और अगर कांटेक्ट तेरा जितना मजबूत हो रहा गिरने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम है, तो मजे कर, जी ले अपनी जिंदगी। अरे वाह, इसीलिए जब तू देखता होगा, फिर से तू क्या देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि अंडरपास जो बनाते हैं, अंडरपास जो बनाते हैं, अंडरपास नीचे से जो जा रही होती कार नहीं मतलब नीचे से जो रास्ता जा रही होती, वहां पे स्पीड की लिमिट इतनी नहीं होती कि आप कम चलो, वहां पे बहुत तेज भगाते हैं लोग, वहां पे बहुत तेज भगाते हैं लोग। तो अगर कहीं ऐसा रास्ता दिखे, ये लॉन्ग लाइफ लेसन दे रहा हूं सुन, तो डरना मत। सर क्यों? अगर तुम्हें ऐसा रास्ता दिखे तो भगा ना कार को तेजी में, तो जितना ज्यादा स्पीड रखेगा ना तू उतना ज्यादा सेफ रहेगा, जितनी ज्यादा स्पीड रखेगा उतना ज्यादा सेफ रहेगा। वी तेरा जितना ज्यादा, एनबी तेरा बहुत ज्यादा। जैसे वो एक मैं गेम खेलता था बहुत पहले, है ना, लॉकडाउन में जब फ्री हो गया था, लॉकडाउन में कोचिंग बंद हो गई थी, तो गेम डाउनलोड किया था मैंने, वो गेम था जिसमें कार उड़ती थी, उसको क्या बोलते थे यार, मैं भूल रहा हूं, है ना, जिसपे ऑप्शन होता है मून पे एक कार होता है, उस कार को चलाते रहते हैं अपन, है ना, स्पीड कम, दो ऑप्शन होता है, स्पीड बढ़ाते स्पीड कम करते हैं, तुम लोगों को पता होगा। तो उस पर क्या होता है कि रास्ता कहीं ऐसा जा रहा है ना, तो कार की स्पीड बढ़ा दो, कार तुम्हारी नहीं गिरेगी, और रास्ता कहीं ऐसा हो रहा, वहां पे अगर तुम कार की स्पीड बढ़ाओगे, देखो कार की स्पीड बढ़ा के देखो एक बार, तो अगर तुम कार की स्पीड बढ़ाओ, धीरे से कार की स्पीड बढ़ा के दिखाता हूं, अगर तुम इस कार की स्पीड बढ़ाओगे भैया तो mb²/r बढ़ जाएगा, और mb²/r जितना बढ़ जाएगा, mg से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉर्मल उतना कम हो जाएगा, और भाई साहब नॉर्मल कम हुआ मतलब कांटेक्ट लूज हुआ, गिर जाओगे। हिल क्लाइंबिंग भाई साहब, जोरदार हिल क्लाइंबिंग, मतलब जीवन में तुमने कुछ ना किए हो, भले ही पढ़ने में तुम्हारा इंटरेस्ट और टाइम बिल्कुल जीरो है, लेकिन गेमिंग में देखो एक लाइन से हिल क्लाइंबिंग, बिल्कुल सही जवाब है, हिल क्लाइंबिंग सही जवाब है। तो गेम तुमने खेला ही होगा, नाम ले रहे हो तो खेला ही होगा, जब उस गेम को खेलते हो तो देखना ध्यान से, तुम्हें नहीं खेलना होगा, अब बता, तो अब जब खेलना ना, तो जहां पे गड्ढा हो ना वहां पे स्पीड बहुत हाई कर देना, तू नहीं गिरेगा, तुम्हारा कार नहीं पलटेगा, और अगर ऐसा हो ना तो वहां पे धीरे से पार करा, नहीं तो कार पलट जाएगा। कितने लोगों ने यह फील किया है कि अगर ऐसा हो, वहां पे रफ्तार हम बहुत तेज कर देते हैं, तो जितना रफ्तार तेज करते हैं, सुनना अच्छे से, जितना रफ्तार तेज करते हैं mg उतना, mg तो उतना ही रहेगा, mb²/r उतना ज्यादा हो जाता है नीचे, और जितना mb²/r हम करेंगे नॉर्मल रिएक्शन उतना बढ़ेगा, मतलब हम चिपक जाते हैं। और ऐसा सरफेस पे अगर स्पीड हम बढ़ा दें तो भाई साहब हम पलट जाते हैं, भाई साहब हम क्या होता है, हम पलट जाते हैं। अब हम डी का भी एफबीडी बना ले, चलिए डी का एफबीडी बनाते हैं। अब डी का mg बोलो, सर mg तो कार उल्टी हो जाए या सीधी हो जाए, mg को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नीचे ही लगेगा, कार उल्टी हो जाए या सीधी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नीचे ही लगेगा। कल ही खेलेंगे सर, खेल के फील कर लेना एक बार, है ना, ये फील करने वाली बात है, एक बार फील कर लेना। हिल क्लाइंबिंग डाउनलोड करना और गेम खेलना, वहां पे कार ले जाओगे, गड्ढा होगा वहां पे भगा लेना, और ऊपर होगा तो धीरे कर लेना। अब बताओ नॉर्मल कहां लगेगा, नॉर्मल सर इसमें नॉर्मल लगेगा नीचे नीचे नीचे, काहे भाई, सर नीचे इसलिए लगेगा नॉर्मल क्योंकि कार सरफेस से नीचे है, तो ऊपर वाले पे ऊपर, तो रास्ता ऊपर कार नीचे रास्ता ऊपर कार नीचे, तो नॉर्मल नीचे। और
ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल mv²/r रामलाल के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर वाला फोर्स mv²/r बराबर नीचे वाला फोर्स n+mg। सर यहां पे स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां पे भी स्पीड बढ़ाएंगे तो नॉर्मल बढ़ेगा। यहां पे एक्चुअल में नॉर्मल ही आपकी मदद करता है सेफ रहने में। ठीक है, मम्मी मारेगी तो मम्मी किस बात पे तुम्हें नहीं कूटती ये बता। मम्मी तो हर बात पे तुम्हें मारती ही है, मम्मी तो मारेगी ही, शकल ही खराब है तेरा। अरे मम्मी इसलिए थोड़ी ना मारती, मम्मी से पूछना क्यों मारती हो मम्मी, बोले ये तुम्हारी शकल देख के गुस्सा आता है, बस तुम्हारा शकल खराब इसलिए मारती हूं। असल में तुम सही करो या गलती करो, तुम्हें कूटना है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि घर में मैं सही करूं या गलती करूं, हमें कूटा ही जाता है। क्यों कूटा जाता है, शकल खराब है तेरी, सबको तुम्हारी शकल देख के गुस्सा आता है, इसलिए तुम्हें बार बार कूट देते हैं। तुम्हारी गलती हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चल सवाल देख और इस सवाल का सही जवाब बताना, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो तुम्हारे साथ अपना 1.5 घंटा खराब किया है, अभी ज्यादा नहीं हुआ समय, जो 1-1.5 घंटा खराब किया है उसका कुछ यूज हो गया। तू सवाल देख के सॉल्व कर लेगा ना। अच्छे अच्छे बच्चों को नीट में 4 बार ड्रॉप करते हैं ना, तो भी ये सवाल सही नहीं सॉल्व कर पाते, तो भी यहां पे लटके रहते हैं, लेकिन तू कर पाएगा तो मुझे खुशी होगा। चल बता, आज पता चला तुम्हें घर में इतना क्यों कूटा जाता है। तो कभी कभी तुमने महसूस नहीं किया, तुम्हारी गलती ना हो तो भी तुम्हें कूट दिया जाता है। गलती हो तो पीटते ही हैं, ना हो तो भी कूटते हैं। बी, एक लाइन से भी, a vehicle is moving on a track with constant speed as shown in figure. The apparent weight of the vehicle is maximum. apparent weight मतलब नॉर्मल। ऑब्वियस बात है सर, इसका तो हम गर्दा उड़ा देंगे। नीचे mg और ये देखो, ये कर्व तो ऐसा इमेजिनरी सर्कल है ना, ये सर्कुलर पाथ का ही तो रास्ता, ये सर्कल का ही तो हिस्सा है ये। तो ऊपर होगा सर्कल का सेंटर, तो उससे बाहर नीचे mv²/r, और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल, मतलब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर, कार पे नॉर्मल ऊपर, तो दोनों का सम हो जाएगा। बी पे सबसे ज्यादा होगा, बी पे सबसे ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया बेटा, मजे आगे देख के। चलो अब एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल है, इसको हम एक बार करते हैं। ये देखो, एक स्ट्रिंग लिया है, 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ सेम एंगुलर स्पीड, बोथ स्ट्रिंग आर ऑफ अ सेम लेंथ। मतलब इस स्ट्रिंग का लेंथ में l मान लेता हूं, इस स्ट्रिंग का लेंथ भी l मान लेता हूं। ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा 2 हो गया, है ना। 2 थोड़ा आगे लिखना था, इनको 2 को क्या करना, थोड़ा आगे लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं। 2 ऑब्जेक्ट यहां है और ये बेटा 1 ऑब्जेक्ट है ना, ये 2 ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमें ये m मास का है, पहला ऑब्जेक्ट भी m मास का, दोनों l लेंथ के स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। देन द रेशियो ऑफ टेंशन इन ए स्ट्रिंग T1 एंड T2, ये पहला स्ट्रिंग है तो इसमें जो टेंशन होगा बेटा वो होगा आपका T1, है ना, ये टेंशन होगा आपका T1, और ये स्ट्रिंग है दूसरा, इसमें टेंशन होगा कुछ T2। तो वो तुम्हें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान सुनना। FBD हम बनाएंगे पहले सेकेंड ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा, तो एक्स एक्सिस वाला फोर्स देखेंगे। तो यहां पे सिर्फ एक्स एक्सिस वाला फोर्स मैं देखूं तो अंदर की तरफ टेंशन लग रहा T2। बेटा ये सेकेंड ऑब्जेक्ट पे अंदर की तरफ, कॉन्टैक्ट से अंदर की तरफ टेंशन लगेगा T2। हाँ सर, कॉन्टैक्ट से अंदर की तरफ टेंशन लगेगा T2, ठीक है। मास इसका m, तो मास इसका m इंटू AC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा। अंदर की तरफ टेंशन T2 बराबर मास m इंटू AC की वैल्यू हो जाएगी ω² इंटू 2L। सर ये नहीं समझ आएगा बेटा। आप जानते हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का 2 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v²/r और ω²r। तो आप सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ω² इंटू 2L। 2L क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग का लेंथ है। यहां से सेंटर से देखोगे बेटा तो यहां से टोटल रेडियस हो गया इसका 2L का, तो ω² इंटू 2L ये आपका आएगा पहला इक्वेशन। ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम बनाते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट FBD ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका FBD बनाएं तो साहब टेंशन फोर्स लगेगा अंदर की तरफ,
और सर ये रस्सी तो इससे भी कनेक्टेड है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट से अभी भी यहां भी टेंशन लगेगा। हाँ, तो सर इसमें दो टेंशन होंगे और होने भी चाहिए। मतलब ये जो M कनेक्टेड है उस पर दो टेंशन फोर्स लगेगा, T1 अंदर और T2 बाहर। पहले देख लीजिए आराम से, दो टेंशन लगेगा। हाँ सर, दो टेंशन लगेगा। मास M है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा M ओमेगा स्क्वायर L। तो साहब T1 बराबर आ जाएगा T2 प्लस M ओमेगा स्क्वायर L। तो ये हो जाएगा T2 है तुम्हारा 2 M ओमेगा स्क्वायर प्लस M ओमेगा स्क्वायर L, 3M ओमेगा स्क्वायर L, ये आ गया। अब T1 बाई T2 करेंगे तो 3/2 इज योर करेक्ट आंसर। T1 बाई T2 निकालना है तो ये 3/2, A इज योर करेक्ट आंसर। A इज योर करेक्ट आंसर। तुम सबके C क्यों आ रहा है? मैं गलत कर रहा हूं क्या कुछ? सबका C। 2L क्यों लिया? हाँ सर 2L क्यों लिया? देखो बेटा, ये वाला जो मास है वो सेंटर से कितना दूरी पे है? ये लेंथ L और ये लेंथ L। तो ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका रेडियस कितना होगा बे बकलोल? साफ ही बकलोल है क्या? साफ ही बकलोल है। सेंटर से इसका रेडियस कितना होगा? 2L। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है V स्क्वायर बाई R या ओमेगा स्क्वायर L। तो रेडियस बराबर हो जाएगा 2L। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस 2L। 2L क्यों लिया सर? समझ आया? ये देखो, इनर वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट तो L लेंथ के रेडियस में घूम रहा और बाहर वाला 12 लेंथ के रेडियस में घूम रहा। एक L लेंथ के रेडियस में घूम रहा, बाहर वाला 12 के लेंथ के रेडियस में घूम रहा। अब आया? अब चमका। समझ से समय लगता लेकिन चमक जाता, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो जरूरत होती है वो कितनी होती है? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, mv स्क्वायर बाई R। बिल्कुल सही है। मास इंटू, मैं पूरा अच्छे से लिखता हूं, मास इंटू AC इंस्टेंटेनियस, और AC इंस्टेंटेनियस होता है v स्क्वायर बाई R। लेकिन अगर मैं तुम्हें एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स पूछूं, एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रिक्वायरमेंट है बेटा अभी भी। एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही जवाब बता पाते हैं। बहुत मेहनत से मैंने ये फील कराया था आपको कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों अलग होगा। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ये क्या होगा? ये होगा बेटा mv स्क्वायर बाई R, mv स्क्वायर बाई R, mv स्क्वायर बाई R साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। याद है? AC इंस्टेंटेनियस और AC एवरेज। देखो AC बेटा किसी इंस्टेंट पे जो होता है वो होता है v स्क्वायर बाई R, और AC जो एवरेज होता है वो होता है v स्क्वायर बाई R, v स्क्वायर बाई R साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने सही लिखा है और कई बच्चे तुक्का लगाने में लगे। जिन बच्चों को समझना था ना वो मेरी बातों पे ध्यान दे रहे थे, और कई महाबा रामलाल बकलोल टाइप बच्चे कह रहे हैं mv स्क्वायर बाई R। गधे कहीं के, बिना आंख बंद करके आंसर दोगे क्या यार? चल, particle of mass m moving with constant speed v on a circular path of radius r as shown in a figure, then average force on it during its motion from A to B। ये आपसे फोर्स A पे नहीं पूछ रहा, ये आपसे फोर्स B पे नहीं पूछ रहा, ये आपसे पूछ रहा है फोर्स A और B के बीच में एवरेज फोर्स। A और B के बीच में एवरेज फोर्स। इंस्टेंट पे होता है v स्क्वायर बाई R, एवरेज होता है v स्क्वायर बाई R साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। ये मैंने ड्राइव करके आपको सर्कुलर मोशन में समझाया था। ठीक है साहब, तो यहां से कितना एंगल चल लिया? कितना एंगल चल लिया? तो सर यहां से एंगल चल लिया, ये तो होता है 180 और 60, 240 डिग्री। सर 240 डिग्री तो कुछ दिक्कत नहीं, यहां पे 240 रख दो और आंसर बताओ फटाफट। तो mv स्क्वायर बाई R साइन 120 डिवाइडेड बाई, यहां पे 120 नहीं रख सकते बेटा, है ना, 120 बाई 2 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है पाई बाई 3 रेडियन। ये सिंपल आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो ये हो जाएगा बेटा साइन 120 रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 और ऊपर आएगा 3 रूट 3। डी इज योर करेक्ट आंसर। डी इज योर करेक्ट आंसर।
ये भी मुझे बताना ही पड़ेगा भाई साहब। mb²/r, ये θ/2 की वैल्यू आई है π/3 रेडियन, हो जाएगा √3/2 इंटू π/3, तो ऊपर चला जाएगा 3/3 4 पाई यार। एक मिनट, हाँ ये √3/2, तो √3/2 ही तो आएगा, तो एक 2 ही तो आना चाहिए बस। और कौन सा 2 भाई, और कौन सा 2? हाँ 2π/3, नहीं बेटा 2π/3 में एक्चुअल में हमें क्या करना है, मैं देख लेता हूं, θ/2 लिखना है तो 120, अच्छा सॉरी मैं 60 लिख दे, 2π/3 आएगा, ओके आई एम सॉरी ये 2π/3 आएगा ना, 120 डिग्री ओवरऑल है ना, तो 4 पाई यार, सही है, ये आंसर होगा 3√3 mb²/4 पाई यार, सही है बेटा, सही है 2π/3 होगा, हाँ मैं गलत कर गया, रॉन्ग कर गया, 2π/3 होगा, क्या होगा 2π/3 होगा। ये देखो सवाल, अ रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड ऑफ टॉप ऑफ द हिल। ये रहा तेरा टॉप ऑफ द हिल, ये टॉप ऑफ द हिल है। रोलर कोस्टर वो होता है, रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं, उस पे ऐसा डब्बा टाइप होता है, इसमें लोग बैठ के घूमते रहते हैं। तो ये मान लो मास का ऑब्जेक्ट है, रोलर कोस्टर है, इसमें नीचे लग रहा है mg, है ना, और टॉप ऑफ द हिल जो होगा, हिल का जो टॉप होगा उसमें सर्कुलर पाथ ऐसा बनेगा, सेंटर इधर होगा तो सेंट्रीफ्यूगल ऊपर होगा, mb²/r, और नॉर्मल भी कहां लाएगा, ऊपर लाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ऊपर और mb²/r ऊपर, नीचे mg। वेटलेसनेस का क्या मतलब है बेटा? वुड इज द मीनिंग ऑफ वेटलेसनेस। पता है हमें? वाह यार भाई साहब, आजकल गांव वाले बच्चों को भी पता होता है रोलर कोस्टर क्या होता है, वाह। वेटलेसनेस का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, मास से मास कैंसिल, v इज इक्वल टू √rg। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, कर्वेचर का मतलब रेडियस ही समझना तुम, कोई बात नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा दे, रेडियस 20 मीटर, और स्पीड ऑफ द हिल क्या होगा, तो ये हो गया 20 × 10 200 का मतलब हो गया 14 से 15 के बीच में तो आएगा, है ना, 196 से ज्यादा 200, मतलब 14 से 15 के बीच में आंसर आता है। बी इज योर करेक्ट आंसर, नॉर्मल 0। वेटलेसनेस का मतलब नॉर्मल 0, वेटलेसनेस का मतलब नॉर्मल 0, वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल 0 होता है। दो तीन सवाल और करेंगे, ज्यादा नहीं बेटा, 2-3 सवाल और करेंगे, और ये करने जरूरी है। देखिए एक सवाल देखिए, ग्रामोफोन रिकॉर्डर is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the recorder. Then the static coefficient of friction is mu. Then coin will revolve with a recorder if. Coin will revolve with a recorder if. Coin will revolve with a recorder if. अब सुनना है ना, एक सवाल ऐसा भी है कुछ कि ग्रामोफोन रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर ऐसे घूम रहा है, अरे वो नहीं होता था डिस्क, सीडी जिसपे गाने बजते थे, बाजीराव मस्तानी के गाने मस्त बज रहे हैं ऐसे, बाजीराव मस्तानी के गाने बज रहे हैं ऐसे मस्त, ऐसे तरीके से, है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्क टाइप का होगा, ऐसा डिस्क ऐसे देख, बाजीराव मस्तानी के गाने सुना तो भी देख के देख। चल ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्क, वो ये है तुम्हारा वो हॉरिजॉन्टल डिस्क, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा से ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है। चल अब यहां पे अच्छे से फील करना बेटा, सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझाता हूं क्या कह रहा। ग्रामोफोन रिकॉर्डर इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ए स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे एक छोटा सा कॉइन रख दिया,
एक छोटा सा क्या रख दिया, क्वाइन रख दिया। सराउंड द सेंटर ऑफ द रिकॉर्डर, द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, है ना, इस क्वाइन और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। द क्वाइन विल रिवॉल्व विथ अ रिकॉर्डर इफ, है ना, इसमें से कौन सा कंडीशन होना चाहिए तब तक क्वाइन उस रिकॉर्डर के साथ चले। क्या क्या दिक्कत हो जाएगा, रिकॉर्डर ज्यादा तेज घूम जाएगा तो, रिकॉर्डर ज्यादा तेज घूम जाएगा तो क्या होगा, रिकॉर्डर अगर ज्यादा तेज घूम जाएगा तो ये क्वाइन बाहर की तरफ फिसल जाएगा। क्वाइन क्या होगा, बाहर की तरफ फिसल जाएगा। क्यों सर, अभी बताता हूं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कलुआ के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे कि रामलाल के रिस्पेक्ट में। सर रामलाल ही ठीक है, तो रामलाल को पहले बुला के लाओ और इस डिस्क पे बिठाओ, है ना, या लटका दो। रामलाल को यहां पे डिस्क पे क्या करो, लटका दो, तो रामलाल इस डिस्क को पकड़ के लटक जाएगा। अगर ये डिस्क ओमेगा से घूम रहा तो रामलाल भी ओमेगा से घूम रहा। तो अगर इस क्वाइन का एफबीडी ऑफ रामलाल के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, एफबीडी ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, एफबीडी ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। रामलाल अगर इसका एफबीडी बनाएगा तो कितने फोर्स लगाएगा, सबसे पहले ये सोच समझ के अच्छे से बताओ कितने फोर्स लगाएगा। सर सबसे पहली बात कि ऊपर ग्राउंड, ये ग्रामोफोन के सरफेस पे क्वाइन ऊपर रहा, हम किसका एफबीडी बना रहे, क्वाइन का, तो क्वाइन पे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल और नीचे लगेगा एमजी। आसान है कि मुश्किल है बताओ, आसान है कि मुश्किल है। सर ऊपर नॉर्मल नीचे एमजी, ऊपर नॉर्मल नीचे एमजी, ठीक है। और रामलाल के रिस्पेक्ट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा होगा, ठीक है साहब। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर स्लाइड होने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर की तरफ यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग के इसको रोक लेगा। जैसे ही इस पे स्लाइडिंग की टेंडेंसी बाहर की तरफ आएगी, ये बाहर ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से स्लाइड होने की कोशिश करेगा, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को कौन अपोज करेगा, ये है टेंडेंसी। ये क्या है, टेंडेंसी, ये क्या है, टेंडेंसी, ये क्या है बोल, टेंडेंसी। इस टेंडेंसी ऑफ मोशन को, इस टेंडेंसी ऑफ मोशन को फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग के रोकेगा पीछे सर, पीछे, ठीक है। अब अगर बताओ ओमेगा बढ़ा, ओमेगा बढ़ा तो सर ये बढ़ेगा। अब ये बढ़ते बढ़ते आगे और ज्यादा तेजी से खींचने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम औकात, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम औकात है उससे ये कम ही होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गया तो स्लाइड कर जाएगा। तो यहां पे एक सिंपल सा रिलेशन आएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम या बराबर। कौन, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है नथिंग बट म्यू एन, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एन की वैल्यू बोलो, ऊपर एन और नीचे एम जी, तो एन जग के जहां पे एम जी लग सकते हो, तो म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम से एम कट गया, क्या हुआ, एम से एम कट गया, तो आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू बटा ओमेगा जी, म्यू बटा ओमेगा जी, नहीं म्यू जी बटा ओमेगा, सॉरी म्यू जी बटा ओमेगा स्क्वायर। तो आर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आर कम या बराबर होना चाहिए म्यू जी बटा ओमेगा स्क्वायर। सी इज योर करेक्ट आंसर। सी अरे सी डी कैसे कह रहा है, म्यू जी बटा ओमेगा स्क्वायर, आर ज्यादा करेगा, आर जितना ज्यादा होगा ना, बोल। तूने मेरी वीडियो नहीं देखी थी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी जो मैंने डाला था साइकिल चलाते हुए, साइकिलिंग करता हूं मैं सुबह सुबह रोज, तो मैं साइकिल पे कभी जाता हूं या तुम जाओगे तो क्या होता है कि हम आउटर एज से हमेशा टर्न लेने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, यहां पे ओमेगा एंगुलर स्पीड है, इसलिए आर कहां आया, ऊपर। अच्छा, यहां पे कहानी थोड़ी सी क्या है, अलग है। एंगुलर स्पीड है इसलिए हम आर ऊपर रखते हैं, तो छोड़ो वो कहानी अलग है, मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। यहां पे सिंपल सी बात बताओ मुझे कि ओमेगा एंगुलर स्पीड दिया, टेंजेंशियल स्पीड नहीं बेटा, ओमेगा अलग चीज होता है और वी अलग चीज होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पे सुनना, अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड से ओमेगा दिया हुआ है बेटा, ओमेगा के टर्म्स आंसर पूछा, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेडियस बढ़ाओगे, कांस्टेंट ओमेगा अगर दिया हुआ है, तो जितना ज्यादा रेडियस बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये फोर्स बढ़ेगा। तो हमें रेडियस कम रखनी पड़ेगी ना, अगर ये स्यूडो फोर्स बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया, तो हम आगे की तरफ स्लाइड कर जाएंगे। हम क्या करेंगे, आगे की तरफ स्लाइड कर जाएंगे।
आगे की तरफ क्या करेंगे, हम स्लाइड कर जाएंगे। रामलाल चल इधर देख, इधर देख। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, डेथ वेल पढ़ते हैं, डेथ वेल। ये डेथ वेल कहां होता है सर? डेथ वेल देखो क्या होता है। ये एक हमने बनाया, तुम उधर गए हो, कितने लोग बिहार से हैं? बिहार से कितने लोग हैं फटाफट बताइए प्लीज, बिहार से कितने लोग हैं? बिहार में एक जगह है सोनपुर, जहां पे लगता है सोनपुर मेला, है ना। जब सोनपुर मेला लगता है दिवाली के बाद, है ना, दिवाली के बाद लगता है, सही बोल रहा हूं? सोनपुर मेला कब लगता है? दिवाली के बाद लगता है। नहीं 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 नहीं, दुर्गा पूजा के बाद लगता है। अब दुर्गा पूजा से लेकर के वो सोनपुर मेला दुर्गा पूजा से लेकर के रहता है लगभग छठ तक रहता है ना, दिवाली छठ तक रहता है। तो हमारा काम क्या था कि साहब हम सोनपुर मेला घूमने जाते थे कम से कम 20 बार 20 बार सोनपुर मेला जाते थे, 20 बार, मतलब 20 बार से ज्यादा बोल दिया। हर 2 दिन पे हम सोनपुर मेला चले जाते थे घर से भाग के, है ना। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एशिया जो समझते हो ना, एशिया है ना, इंडिया ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है उसमें। तो उसमें हाथी घोड़ा शेर सब होते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। तो उसमें बड़े बनाए होते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा ड्रम होता है ना, और उस ड्रम पे लोग साइकिल चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेथ वेल। बाइक ऐसे चलाते रहते, घुमा घुमा के। मौत का कुआं, बहुत बढ़िया, मौत के कुएं का सर्कस लगता है, तो हम सर्कस देखते थे वहां पे जाके, है ना। तो मौत का कुआं क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं बनाऊं कि वहां पे मौत का कुआं ऐसा होता है। अब मैंने ऐसा सवाल लिया है, यहां पे सवाल मैंने लिया है, ये सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ऐसा मौत का कुआं लेते, ऐसा, और इसको कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाते हैं। लेकिन इस मौत के कुएं से ज्यादा खतरनाक होता है ये ये तो एकदम सीधा ही रख दिया साहब। थोड़ा टेढ़ा रखूंगा तो एमजी का एक कंपोनेंट ही तुम्हें नीचे गिराएगा। तो एक्चुअल में सर्कस में जो मौत का कुआं बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं। लेकिन हम तो अलग लेवल के हैं ना भाई साहब, हम अलग अलग ही लेवल का काम करते हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक काम करते हैं। तो हमने सिलिंड्रिकल मौत का कुआं बनाया भाई साहब, इसको बोलते हैं डेथ वेल, मौत का कुआं। यह है मौत का कुआं, और यह मौत का कुआं ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा। कैसे घूम रहा? ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा। इस मौत के कुएं की रेडियस है आर, इस मौत के कुएं की रेडियस है आर, ठीक है साहब, ओके। इस मौत के कुएं की रेडियस है आर, ठीक। मैंने क्या किया कि तुम्हारी मुंडी पकड़ी, तुम्हारी क्या करी, मुंडी पकड़ी, ऐसे मुंडी पकड़ी, और मुंडी पकड़ के यहां पे रख दिया, ये रहा। तो ये मुंडी पकड़ के मैंने तुम्हें यहां पे रख दिया, तेरा मास है, और इसको घुमा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट विल बी द मिनिमम ओमेगा सो दैट मैन विल सेफ। ओमेगा मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि मैन सेफ हो? सर ओमेगा जितना ज्यादा होगा मैन उतना सुरक्षित होगा। हाँ, ओमेगा अगर कम कर दोगे ना तो आदमी गिर जाएगा और नीचे मर जाएगा। नीचे लगा दी आग नीचे लगा दी आग भाई साहब, ना तो तुम ऊपर के ना नीचे के। तो ऐसा है कि इसको जब मैं घुमाऊंगा, है ना, इसको मैं घुमाऊंगा तो सर्कुलर पाथ भी तो चल रहा है आदमी। हाँ, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो इसको डायनेमिक्स पे कलुआ को बोलोगे सॉल्व करने के लिए कि रामलाल को? सर रामलाल से सॉल्व करो, ज्यादा आसानी से करेगा। तो रामलाल यहां पे लटका हुआ है ना। सर्कुलर डायनेमिक्स में के सवाल का रामलाल ही सहारा है, याद रखना। सर्कुलर डायनेमिक्स के सवाल का रामलाल ही सहारा है। सर्कुलर डायनेमिक्स के सवाल का रामलाल ही सहारा है। तो रामलाल यहां पे है, ठीक है, रामलाल यहां पे। अब बनाओ तुम इसका एफबीडी। एफबीडी ऑफ कौन है? ये फुजरी है, फुजरी को रख दिया। फुजरी विल बी सेफ, नो मैन, दिस इज फुजरी। एफबीडी ऑफ फुजरी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। बेचारा बच्चा भी पैदा ही लिया था
एक आध 2 महीने का, इसको यहां पे रख दिया। अब इस फुजरी का हम एफबीडी बनाएंगे, और बना कौन रहा है? रामलाल बना रहा है। फुजरी कहां है? डेथवेल में, डेथवेल में, यहां पे। इसको एक हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और नंबर ऑफ फोर्सेस बताइए, है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस बताइए। तो नंबर ऑफ फोर्सेस सबसे पहले तो सर ऐसा है कि नॉर्मल लगाते हैं। चलो नॉर्मल कैसे लगाएंगे? तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल। ये कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। तो इधर वाले ऑब्जेक्ट पे इधर नॉर्मल, इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा नॉर्मल। फुजरी पे नॉर्मल पीछे क्यों लगा? ध्यान से सोच के बता। क्योंकि देखो बेटा, ये है वॉल और ये है फुजरी, पीछे वाले पीछे, आगे वाले पे आगे, तो वॉल पे आगे, फुजरी पे पीछे, नॉर्मल। और इधर लगेगा बेटा m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये 2 फोर्स हो गए। और तीसरा जो फोर्स इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। अब चाहे तुम जितनी मर्जी से इसको घुमाओ, चाहे जितनी मर्जी से इसको घुमाओगे, चाहे जितनी मर्जी से तेजी से घुमाओ, उतना तेज लगेगा आगे की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r, और अंदर की तरफ नॉर्मल। जितना इसको बढ़ाओगे नॉर्मल उतना बढ़ेगा। नेट फोर्स एक्स एक्सिस में 0 ही होगा। कितना साफ सुथरा डायग्राम बना के मैं सॉल्व करता हूं यार, मुझे मतलब खुद से ही प्यार हो गया। क्या शानदार मैंने मतलब सवाल बनाया, और क्या शानदार मैं डायग्राम बना रहा हूं। जितना अंदर की तरफ उतना बाहर की तरफ, तो पीछे अंदर की तरफ नॉर्मल और बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r। सिंपल, इट इज सो सिंपल। ठीक है, अब नीचे mg, हां सर नीचे mg। अब क्या mg ग्रेविटेशनल फोर्स को ये नॉर्मल या ओमेगा स्क्वायर r बैलेंस कर सकता है? नहीं सर। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गिरेगा ही? हां गिरेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पक्की बात है ये नीचे गिरेगा, हां पक्की बात है नीचे गिरेगा। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को जो y में लग रहा है उसको x एक्सिस वाला फोर्स बैलेंस कर सकता है? नहीं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो y एक्सिस पे लग रहा है उसको x एक्सिस वाला फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता। तो सर अब क्या करें? अब आप एक ही काम कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे mg को बैलेंस करेगा। ऊपर वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस मस्ट बी 0, तो ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन है वो mg को बैलेंस करेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक इक्वल होगी जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर mg का वैल्यू ऊपर के फ्रिक्शन की औकात से कम है तब तक ये सेफ रहेगा। लेकिन अगर mg की वैल्यू ज्यादा है फ्रिक्शन के लिमिटिंग से तो गिर जाएगा। तो mg की वैल्यू कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए फ्रिक्शन की औकात से, क्योंकि फ्रिक्शन ही यहां पे रोक रहा है गिरने से। तो लिमिटिंग से कम होनी चाहिए mg की वैल्यू। ठीक है बेटा, mg की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू आप लिमिटिंग लिखेंगे μn इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन mg। अगर आप मिनिमम की बात करो तो मिनिमम इतना होना ही चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा। देखो ना यहां पे n की वैल्यू क्या लिखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर r। तो म्यू m ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m तो पहले काट लो और मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा। तो ओमेगा स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए g बटा म्यू r से। अगर आप मिनिमम ओमेगा की बात करेंगे तो मिनिमम ओमेगा कम से कम रूट अंडर g बटा म्यू r के बराबर होना चाहिए। इससे ज्यादा रखोगे तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि देखो फ्रिक्शन की औकात किससे डिफाइन होती है? नॉर्मल से। और नॉर्मल यहां पे क्या है? m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तो जितना फ्रिक्शन की औकात रहेगा उतना ये आदमी सुरक्षित रहेगा। तो फ्रिक्शन की जो औकात है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन की औकात हो गई म्यू m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा को आप बहुत ज्यादा करोगे फ्रिक्शन की औकात बढ़ेगी, दिक्कत नहीं है, आराम से सेफ रहेगा। लेकिन अगर बेटा मिनिमम इतना ओमेगा से भी कम कर दोगे ओमेगा, तो आदमी नीचे गिर जाएगा। आदमी क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। आदमी साहब नीचे गिर जाएगा। अब सर कल पढ़ा दीजिए। ठीक है बेटा। देखो एक बात बताता हूं तुम्हें, एक बात बताता हूं। चलो छुट्टी कर देता हूं, मैं छुट्टी कर, एक बात बताता हूं। पता है मैं कब से पढ़ा रहा हूं? पता है मैं कब से पढ़ा रहा हूं? इसी एनर्जी से मैं कब से पढ़ा रहा हूं? 2 बजे से। सर 2 बजे से कहा, हमारी क्लास तो 5:15 से शुरू हुई थी। हाँ, ड्रॉपर बैच को 2 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं, और मैंने 2 बजे वाले बैच को छोड़ा था 4:55 में।
4:55 पे, और तुम्हारी क्लास मैंने शुरू कर दी 5:15, मतलब 10 मिनट का ब्रेक दिया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाए जा रहा हूं। अरे मैं बूढ़ा आदमी हूं यार, बूढ़ा आदमी थक नहीं रहा और तू थक गया, ऐसे थकेगा तो कैसे चलेगा। चल एक और कहानी बताता हूं, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मैंने बच्चों को देखा है, जब तक उसकी हालत खराब नहीं होती ना, तब तक वो पढ़ना नहीं चाहता, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अभी हम लोग पूरी पीडब्ल्यू की टीम मिलके नीट वालों के लिए और जेई वालों के लिए सेपरेट एक सीरीज चला रहे हैं ना, उम्मीद सीरीज। उम्मीद सीरीज में हम जब चैप्टर पढ़ाते, अलग सर पढ़ा रहे थे, फिर मैंने भी पढ़ाया। मैंने देखा कि मैं उम्मीद सीरीज में यूट्यूब पे 7 घंटे लगातार पढ़ाया, 7-7.5 घंटे विथ 5 मिनट ब्रेक, है ना। 5 मिनट ब्रेक निग्लेजिबल होता है, ऐसा समझो कि 5 मिनट के लिए चुप हो गया बस, और कुछ नहीं। 7.5 घंटे लगातार पढ़ाया, और 7.5 घंटे तक लगभग 1500 बच्चे लास्ट तक पढ़ रहे थे। पहले तो 2-2,500 से शुरू हुआ, 1500 बच्चे लगातार पढ़ रहे थे। मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाह रहा हूं, अदरवाइज मत लेना, वहां पे सुनना मैं क्या समझाना चाहता हूं तुम्हें। अब वो बच्चा 1500 बच्चा लगातार 7.5 घंटे तक पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्या उसको पढ़ने में मजा आ रहा है? नहीं। क्या उसका शौक है? नहीं। क्यों पढ़ रहा है? उसकी फटी पड़ी है। क्यों? 20 दिन बाद पेपर है। तो जब तुम्हारा 20 दिन बाद पेपर है और तुम इतने डेडिकेटेड हो गए, 20 दिन बाद तुम्हारा पेपर है, सिर्फ इस वजह से कि तुम 7.5 घंटे तक 7 आवर 30 मिनट तक लगातार पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फटी पड़ी है। अब तुम कंफर्ट जोन कहां? कंफर्ट जोन से बहुत दूर जाके बैठे हो और साहब भीख मांग रहे हो कि सर पढ़ा दो सर, 4 सवाल और करा दो सर। कोई दिक्कत नहीं सर सुबह भी हम 3 घंटा लेक्चर देखे थे, शाम को हम 10 घंटा देख सकते हैं, लेकिन सर आप पढ़ाओ। क्यों? रीजन बताओ, क्यों पढ़ाएं? सर इसलिए पढ़ाओ कि 20 दिन बाद पेपर है, हमारी फटी पड़ी है। तो तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर तभी निकलते हो जब तुम्हारी फटती है। उस समय एग्जाम से 20 दिन पहले अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल भी जाओगे तो क्या कर लोगे बताओ? कर क्या लोगे बताओ ना? वो तो बस मन को सांत्वना देने के लिए हम पढ़ते हैं 7 घंटे 8 घंटे, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। बस एक सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो हम पढ़ लिए तो क्या पता कुछ हो जाएगा। चमत्कार बेटा 10 दिन में, 20 दिन में, महीने दिन में नहीं होता। वो डेडिकेशन, इतना पढ़ने की डेडिकेशन तुम्हें अभी नहीं आता। क्यों साहब? क्योंकि हमारा एग्जाम 2 साल बाद है सर। अभी तो हम शाहरुख खान हो रहे हैं, हमारा एग्जाम 2 साल बाद है सर। अभी से इतना पेन क्यों लेना? पेन हम लेंगे ना जब हमारा एग्जाम आएगा। सिर्फ 15 दिन पहले हम क्रैश कोर्स ढूंढेंगे, सर आप आना, हमें क्रैश कोर्स पढ़ाना, और फिर हम सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ ना हो पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बच्चे नहीं कर सकते, मैं ये एग्जाम्पल मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि भाई साहब 7.5 घंटे 8 घंटे बच्चे पढ़ने के लिए क्यों तैयार है? तो मुझे रीजन समझा, इनकी फटी पड़ी है। 2 साल इन्होंने पढ़ा नहीं है ढंग से। जब उन्होंने 2 साल पढ़ा नहीं तो अभी उनको चाहिए कि साहब कोई भी आके उनकी नैया पार करा दे, मोक्ष दे दे उनको। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा आप समझो जो 2 साल में होगा वो 25 दिन में नहीं हो सकता। तो पहले 25 दिन में करो, फिर 1 हफ्ते में करो, फिर 2 दिन में नीट क्वालिफाई करो, 1 घंटे में नीट क्वालिफाई कर लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब वो डेडिकेशन लेवल सोच जो लास्ट के 20 दिन में आता है। अगर तू जीवन में तुम्हें 80, 90, 100 साल जीने हैं, मान ले, कॉलेज में जाएगा, मजे लेगा, लाइफ अभी बहुत बड़ा है, उसमें से अगर तू 1-1.5 साल बाहर निकाल के अभी उसी लेवल पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उतना मेहनत कर लो तो मजा ही आ जाए साहब। लेकिन वो तो हम नहीं करेंगे सर। हमारा एग्जाम तो सर 2 साल बाद है। हम तो सर हम आपके पैर पकड़ेंगे। जब हमारा 20 दिन बचेगा ना तो सर हमको भी 10 घंटा पढ़ा देना। वाह, एग्जाम जब 2 साल बाद है तो अभी से हम बहुत मेहनत करके हम क्या करेंगे सर? ज्यादा मेहनत करेंगे सर। एग्जाम तक भूल गए तो कौन रिस्क लेगा? एग्जाम तक अगर हम भूल गए तो रिस्क कौन लेगा सर? एग्जाम से आप 10 दिन पहले आना और सब पढ़ा देना। ठीक है बेटा, गजब। तो बेटा सोचो, मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने ये मैसेज तुम तक दिया। मुझे महसूस हुआ कि क्यों इतना डेडिकेटेड बच्चा कहां से आ गया भाई? तो डेडिकेटेड नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन से तभी निकलते हैं जब हमारी फटती है। तो हम तब क्यों नहीं निकल जाते? जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। लास्ट मोमेंट पे आके बच्चे कहते हैं सर ये जो आपने पढ़ाया मजा आ गया, और हमको भी मजा आ गया, लेकिन सर 10 दिन और मिल जाता ना तो हम फोड़ देते। तो साहब तुम लास्ट में जाके 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए रोते हो, लेकिन नेचुरली जब तुम्हें इतना समय मिला है तब तुम्हें कुछ नहीं करना।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।